Uh, yes, I hope I am clearly visible and audible to everyone. Yes. Okay. So now, as you done with the technical part, now let us start with the quantitative part. Yesterday, moment. Yesterday, we started with the percentages and ratio. I hope you have got the concepts very clearly. Percentages से हमने शुरुआत की थी, फिर हमने कुछ concept ratios के भी देखे थे, right? So percentage में एक छोटा सा quick revision कर लेते हैं हम. परसेंटेज में मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम टोटल जिसे हम ऑलवेज क्या इंडिकेट करते हैं? 100% इंडिकेट करते हैं. अगर आपको किसी ने दिया है, कहीं पे बोला गया है कि सम पार्ट इज यक्स परसेंट, इन जनरल यू कैन कंसिडर एज एनी एग्जांपल. लेट अस से एक क्लास के एब्सेंट प्रेजेंट स्टूडेंट के बारे में डिस्कस अगर हम कर रहे हैं, यू मैंने बोल दिया कि 15% लोग एब्सेंट है, तो व्हाट विल बी द प्रेजेंट परसेंट? इट विल बी 85%, राइट? डेटा 100 के बियॉन्ड कभी नहीं जा सकता. एक इलेक्शन है, इलेक्शन चल रहा है, एक गांव में जितने भी मेंबर है, जितना भी पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ परसेंट कैंडिडेट्स जो है वो वोट्स कर रहे हैं. लेट अस से 70% कैंडिडेट्स ने वोट किया है. किसके लिए किया है, किस पार्टी के लिए किया है, ये मैटर नहीं करता, बट या ऑफ कोर्स उन्होंने क्या किया है? वोट किया है. तो ऐसे कितने लोग हैं जो वोटिंग के लिए नहीं जा पाए? 30% लोग हैं. डेटा 100 के बियॉन्ड जा सकता है क्या यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल. एक सिटी में 1000 मेंबर्स है, तो 1000 की जगह पे ऐसा कभी होगा क्या रे कि 1200 लोगों ने वोट कर दिया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता. ओके. देन उसके बाद हमने सीखा था कुछ कंसेप्ट रेशियोज एंड प्रपोर्शन के, राइट? सो रेशियोज कैसे डिनोट करते हैं हम? ए बाई बी, ए इज टू बी, बोथ वेज आर वैलिड, राइट? एंड रेशियो में एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट हमारे साथ होता है, विच इज नथिंग बट ए कॉमन फैक्टर. रेशियो क्या इंडिकेट करता है रे? रेशियो सिर्फ अनकॉमन पार्ट इंडिकेट करता है, एंड कॉमन फैक्टर हमें क्या करना पड़ता है? खुद से कंसिडर करना पड़ता है. ओके. यस, कंडीशन दी जाएगी, उसका हेल्प लेके हम कॉमन फैक्टर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर हमने प्रपोर्शन भी देखा था. प्रपोर्शन इज नथिंग बट द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, राइट? इडली का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जैसे जैसे राइस का प्रपोर्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे हमें दूसरा इंग्रेडिएंट दाल का भी प्रपोर्शन बढ़ाना पड़ेगा, राइट? फिर एक दो क्वेश्चंस हमने एजेस के ऊपर भी लिखे. नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेस सेशन. दिस वाज क्विक recap of yesterday's session. Yeah, today we are going to deal with the profit and loss, averages, allegations and mixture. Okay, so I hope everyone can see the screen properly, everyone, and properly audible to everyone, visible to everyone. Yeah, now let us start with the session. Let us start with the first question directly. Now what is given over here? Yeah, now what is here? Let us read the question first. Two jars having a capacity of 3 liter and 5 liter respectively are filled with a mixture of milk and water. In the smaller jar, 25% of the mixture is milk, and in the larger jar, 25% of the mixture is water. The jars are emptied into a 10-liter cask whose remaining capacity is filled up with the water. So find out the percentage of milk in the cask. क्या निकालना है हमें? मिल्क का परसेंटेज निकालना है. बिफोर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज हमें एक्चुअल मिल्क का जो क्वांटिटी है वो निकालना पड़ेगा, राइट? और जैसे ही वो क्वांटिटी मिलता है, वी कैन इजीली कैलकुलेट द परसेंटेजेस. नाउ मिल्क का परसेंटेज हमें फाइंड करना है. ओके, जस्ट वी पुट द मिल्क ऑन द स्क्रीन. नाउ वी आर हैविंग अ 3 लीटर जार, एंड दूसरा जार हमारे पास कौन सा है? 5 लीटर का है. नाउ इन अ 3 लीटर जार कितना मिल्क परसेंटेज है रे? देखो, जो भी मिक्सचर है, मिक्सचर में क्या क्या है? मिल्क है एज वेल एज वाटर है. सो आउट ऑफ दिस 3 लीटर हाउ मच पार्ट इज मिल्क? स्मॉलर जार मतलब देखो, अभी आपको पता चलना चाहिए कि जिसका कैपेसिटी कम है वो स्मॉलर जार होना चाहिए, राइट? 25% of the mixture is milk, and in the larger jar, ठीक है, लार्जर जार के बारे में हम बाद में देखेंगे. नाउ 25% जो है मिल्क है. कैपेसिटी कितना है रे उस जार का? 3 लीटर है. आउट ऑफ दिस 3 लीटर 25% इज मिल्क. कल ही मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1/4. whenever you have to calculate 25% of any number, just multiply that by 1/4. So what will be the portion of milk in the first jar? It will be 3/4
लीटर्स, ठीक है। यस, अभी दूसरा जार हमारे पास है 5 लीटर वाला जार। इसमें उन्होंने क्या दिया है, जस्ट रीड इट केयरफुली, द पोर्शन ऑफ वाटर इज गिवन, ठीक है, मिल्क का नहीं दिया हुआ है। कितना दिया है रे, वाटर जो है वो 25% है। हमें तो मिल्क के बारे में जानना है, डू वी हैव टू डील विद द वाटर, नो। हमें मिल्क का प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन अज्यूम करो टोटल पार्ट है 100%, आउट ऑफ दिस 100% 25% वाटर है, तो मिल्क का परसेंटेज कितना होगा रे, इट विल बी 75%, ठीक है। यस, तो 5 लीटर का हमें क्या निकालना पड़ेगा, 75% हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाउ टू कैलकुलेट इट, just multiply by 75 by 100, again it's a standard fraction, you have to reduce it to 3 by 4. yesterday already I told you, remember one thing, ये fraction बार बार आते रहेंगे, आपको एनी हाउ इनको याद करना ही है। सो 5 into 3 15, 15 डिवाइडेड बाय 4। सो लार्जर जार में कितना मिल्क है रे, 15 by 4 मिल्क है। चलो अभी किया क्या है उन्होंने कि द जार्स आर एम्प्टीड इनटू अ 10 लीटर कैस्क whose remaining capacity is filled up with the water। अब देखो एक जार है 3 लीटर का, दूसरा था 5 लीटर का। अगर हमने इकट्ठे इसको कंसीडर किया तो मिक्सचर कितना हो जाएगा रे, मिक्सचर सिर्फ 8 लीटर का हो जाएगा। बट ये जो कैस्क है वो कितने लीटर का है, उसका कैपेसिटी क्या है, 10 लीटर्स है। सो आउट ऑफ दिस पार्ट 8 लीटर क्या क्या इंक्लूड करता है रे, मिल्क प्लस वाटर। अब जो बचा हुआ पार्ट है, जो 2 लीटर का पार्ट है, उन्होंने क्या कर दिया है, रिमेनिंग कैपेसिटीज filled up with the water। इसका मतलब उन्होंने 2 लीटर वाटर क्या किया है, एडिशनली उसमें पुट किया है। अब एक बात देखो, उन्होंने मिल्क पुट किया है क्या एडिशनली, नहीं किया है। तो इसका मतलब यहाँ से जो मिल्क है जो 3 लीटर में अवेलेबल है और जो 5 लीटर में अवेलेबल है, वो एज इट इज 10 लीटर वाले कैस्क में चला जाएगा। मिल्क के प्रोपोर्शन पे, मिल्क के पार्ट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो 10 लीटर में कितना मिल्क है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट आपको जो 3 लीटर में दिया था और जो 5 लीटर में दिया था उसको ऐड करना है। So 3 by 4 plus 15 by 4, it will be what, 18 by 4। 2 से डिवाइड कर लो, 2 2s are 4, 2 9s are 18। तो बड़ा वाला जो कैस्क है 10 लीटर का, उसमें मिल्क कितना है रे, इट विल बी 9 by 2 पार्ट, राइट, ओके। बट हमें ये नहीं पूछा है, हमें कितना पोर्शन उसमें अवेलेबल है ये नहीं पूछा है, हमें क्या निकालना है, हमें उसका परसेंटेज निकालना है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ मिल्क, तो देखो यहाँ पे व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द कैस्क, उन्होंने दिया है 10 लीटर। आउट ऑफ दिस 10 लीटर कितना पार्ट मिल्क है रे, 9 by 2 पार्ट मिल्क है। तो आउट ऑफ 100 कितना होगा, यू समझ लो जैसे 10 मार्क का आपका एग्जाम लिया है, 9 by 2 मार्क आपको मिले हैं, तो आपका परसेंटेज कितना हुआ, राइट, निकाल सकते हैं कि नहीं। दिस इज योर मैक्सिमम मार्क, दिस इज योर स्कोर्ड मार्क्स, ठीक है। 9 by 2 यू समझ लो आपने स्कोर किया है आउट ऑफ 10, so what will be the percentage, so this 0 0 will get cancelled, 9 by 2 into 10, 2 5s are 10, 9 5s are 45। तो in a larger cask कितना परसेंटेज ऑफ मिल्क प्रेजेंट है रे, इट इज नथिंग बट 45%, ठीक है। व्हाट वी डिड, आई क्विकली रिपीट, यहाँ पे 3 लीटर था, यहाँ पे 5 लीटर का जार था। हमें दिया था कि 25% मिल्क फर्स्ट इसमें अवेलेबल है, उसका 25% कैलकुलेट कर दो। सेकंड के लिए हमें क्या दिया था, 25% वाटर अवेलेबल है, तो मिल्क का पोर्शन हमने फाइंड किया और उसके बाद हमने वो भी कैलकुलेट कर लिया। चलो अभी दोनों को मिलके थर्ड जार में पोर किया है जो 10 लीटर का है, और बचा हुआ पार्ट पानी से भरा है, मिल्क के पोर्शन पे कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ है, तो सीधा सीधा इसको ऐड कर दिया, मिल्क का कैपेसिटी निकाल लिया। परसेंटेज हमें पूछा गया था, आउट ऑफ 10 9 by 2 लीटर मिल्क प्रेजेंट है, तो 100 में से कितना। So the final answer we got is nothing but 45%. Let us quickly move towards next question. Now what is given over here? The savings of an employee is equal difference of income and expenditure, right? Saving कैसे होते हैं, equal difference of income and expenditure. If the income of A, B and C are in the ratio 1:2:3 and expenses are in the ratio 3:2:1, then what is the order of employees A, B, C in the increasing order of the size of their savings? दो ratios हमें दिए हैं
और हमें पूछा गया है कि उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेविंग क्या रहेगा। इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, जो पर्सन कम सेव करता है, उसके बाद जो पर्सन ज्यादा सेव करता है, और उसके बाद जो पर्सन सबसे हाईएस्ट सेविंग करता है। अभी देखो यहाँ पे 3 people आर हियर, उनके इनकम का रेशियो कितना है रे, 1:2:3। उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है रे, 3:2:1। अब इसके अलावा हमें और कुछ डेटा दिया है क्या, किसी की एक्चुअल सैलरी दी है क्या, तो नहीं, किसी का भी एक्चुअल सैलरी हमें नहीं दिया गया है। तो फिर कैसे डील करेंगे, तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे, लेट अस से दिस इज इनकम, दिस इज एक्सपेंडिचर। आप लोगों को 100 रुपए मिल रहे हैं, आप लोग 80 रुपए खर्च कर रहे हो, तो आपका सेविंग कितना होगा रे, योर सेविंग विल बी 20 रुपीज, राइट। अभी यहाँ पे देखो, इसको एक पार्ट इनकम मिल रहा है, 3 पार्ट सेव कर रहा है, सॉरी 3 पार्ट वो क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है, तो उसका सेविंग कितना होगा, एक्चुअली होगा ही नहीं, क्योंकि कम मिल रहा है, ज्यादा खर्चा कर रहा है, राइट। इसको 2 पार्ट मिल रहे हैं, 2 पार्ट वो खर्चे कर रहा है, राइट, तो सेविंग इट विल बी नथिंग। नाउ लुक एट दिस पर्सन, इसको 3 पार्ट मिल रहे हैं इनकम के, और उसको खर्च कितना हो रहा है, उसका खर्चा जो हो रहा है वो 1 पार्ट हो रहा है। तो कैन वी से दिस पर्सन इज सेविंग हाईएस्ट, कह सकते हैं क्या, बिल्कुल, सी सबसे ज्यादा सेव कर रहा है, राइट। उसके बाद कौन सेव करेगा, दिस पर्सन। ऑफ कोर्स जो भी है इनकम एक्सपेंडिचर दिख रहा है इक्वल, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें आता है जब हम एक्चुअल सैलरीज लेके कैलकुलेट करेंगे, बट उतना वक्त हमारे पास नहीं है, डायरेक्टली हमें रेशो से जाना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन ज्यादा सेविंग करेगा, सी के बाद किसका सेविंग रहेगा, सी के बाद डी का सेविंग रहेगा। एंड एट द एंड देखो, इनकम इसका कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो सेविंग किसका कम रहेगा रे, सबसे सबसे कम सेविंग किसका रहेगा, थर्ड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन ए का रहेगा। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर, C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A। C का सेविंग सबसे ज्यादा, फिर B का, एंड फिर एट द एंड A का सेविंग रहेगा। तो प्रीटी सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट रेशियोज के साथ हमें डील करना है, हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सैलरीज दिए रहे या ना दिए रहे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके, चलिए लेट अस क्विकली मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। What is given over here, value of a scooter depreciates in such a way that its value at the end of each year is 3/4 of its value at the beginning of the same year. If the initial value of the scooter is rupees 40,000, what is the value at the end of 3 years? अब देखो क्या हुआ है, द वैल्यू ऑफ स्कूटर डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मतलब पहले तो समझ लो एग्जैक्टली होता क्या है, तो उसकी प्राइस रेड्यूस 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 होते जाती है। कैसे रेड्यूस होती है, such that its value at the end of each year is 3/4 of its initial value और 3/4 of its value at the beginning of same year। इसका मतलब शुरुआत में उनका वैल्यू कितना है रे, 40,000 है, राइट। तो एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर उस स्कूटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40,000 का हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3/4 कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो उतना क्या हो रहा है, पार्ट डेप्रिशिएट हो रहा है। नाउ ऐसा हर साल होता है, every year the value gets depreciated. Now what is asked, if the initial value of the scooter is 40,000, what is the value at the end of 3 years? तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका जो वैल्यू है कंसेक्यूटिव 3 साल के लिए रिड्यूस करते जाना पड़ेगा। तो कैसे करना है, देखो सबसे पहले 40,000 का हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 3/4 कैलकुलेट करेंगे, राइट। ये पार्ट अभी रिमूव हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हर साल का निकालने को कहीं तो बोला है, कह रहे नहीं, उन्होंने डायरेक्टली क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 इयर्स डायरेक्टली, राइट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले 40,000 3/4। नाउ टेक दिस वैल्यू इन रेफरेंस, ये सेकेंड ईयर का इनिशियल वैल्यू होगा, ठीक है। फिर से डेप्रिशिएशन कितना हो रहा है, 3/4 डेप्रिशिएट हो रहा है। अगेन दिस विल बी दिस मच वैल्यू फॉर विच ईयर, this will be for second year। third year फिर से 3/4 depreciate हो रहा है, so this will be the value for third year, right। कहीं पे भी प्लीज हर साल का वैल्यू कैलकुलेट करते मत बैठना, इतना समय आप लोगों के पास नहीं है कि हर साल का वैल्यू आप कैलकुलेट करते बैठोगे, और कोई जरूरत भी नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो नहीं पूछा है
प्लीज उसको कैलकुलेट करते मत बैठो। ओके, सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन। कुछ अलग नहीं है, मैंने जस्ट ये ब्रैकेट्स रिमूव करके यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखा है ताकि हमें कैंसिल करने के लिए आसान जाए। देखो 4 1s are 4, 4 1s are 4, this 4 zeros will remain as it is। ओके, नाउ नेक्स्ट फिर से 4 से डिवाइड करते हैं हम। 4 2s are 8, 2 remaining 20, 4 5s are 20 and 2 0 will be as it is। फिर से एक बार 4 से डिवाइड करते हैं। 4 6 are 24, 1 remaining 10, 4 2s are 8, 2 remaining, 4 5s are 20। राइट, तो यहाँ पे पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुका है। सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या मिला है हमें? 625 into 27। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? 27 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट मेथड के हिसाब से हम इसको अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, instead of multiplying directly by traditional method, what we will do here, we will break this number 625 और हम इसको कैसा लिखेंगे रे? 600 प्लस 20 प्लस 5, इसको हमने चेंज कर दिया। मीनिंग कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं, इट विल बी एज इट इज। राइट, जस्ट वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 20। चलो एक एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। लेट अस से फर्स्ट ऑफ ऑल 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7s are 42, कैरी 4, 6 2s are 12, 12 and 4 कितना आता है? 60। So 27 6 are 162 and this 20 will be as it is। right, चलो 600 के साथ हो गया। Now 27 2s are 54, 10 will be as it is। तो कितना आएगा रे यहाँ पे? 540। चलो 27 into 5 मल्टीप्लाई करके लेते हैं। 5 7s are 35, कैरी 3, 5 2s are 10 and 3 कितना होता है? सॉरी या 5 7s are 35, कैरी 3, 5 2s are 10, 10 and 3 कितना आता है यहाँ पे? 135। तो चलिए सभी वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे। दिस विल बी 5, 4 and 3 7, 2 and 5 7 and 1 it will be 8 and 1 and 6 will be as it is। So what will be the value of that scooter at the end of 3 years? It will be what? 16875, 16,875। Please do not calculate intermediate values. I am repeating again and again. Intermediate value calculate करने में बहुत समय जाता है, आपको बहुत कुछ सॉल्व करना है। So please try to manage the time. Okay? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अभी चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है। A shop sells chocolates. It used to sell the chocolates for rupees to each, but there were no sales at that price. When it reduced the price, all chocolates sold out, enabling the shopkeeper to realize rupees 164.90 from the chocolates alone. If the new price was not less than half the original price quoted, how many chocolates were sold? And bracket में क्या पूछा है? At the reduced price। अभी देखो क्या है क्वेश्चन में एग्जैक्टली, पहले तो मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले उसने डिसाइड क्या किया था कि हर एक चॉकलेट का जो प्राइस है 2 रुपया रहेगा। बट उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इस प्राइस में सेल कर रहा हूँ तो उसका एक भी चॉकलेट सेल नहीं हो रहा है, कुछ भी सेलिंग उसका नहीं हो रहा है। तो उसने क्या डिसाइड किया कि प्राइस रिड्यूस करना है। व्हेन इट रिड्यूस द प्राइस, ऑल चॉकलेट सोल्ड आउट, एनेबलिंग द शॉपकीपर टू रियलाइज 164.90। सो उसने कितना अर्निंग किया है? एक्सपेक्टेड प्राइस उसको कितना मिला है? 164.90, इतना उसका अर्निंग हुआ है फ्रॉम द चॉकलेट्स अलोन। सिर्फ चॉकलेट सेल करने की वजह से इतना हुआ है। अब देखो नई प्राइस क्या थी, उसके लिए कुछ हिंट दिया गया है। इफ द न्यू प्राइस वाज नॉट लेस देन द हाफ ऑफ द ओरिजिनल प्राइस कोटेड। ओरिजिनल प्राइस क्या है रे हमारा? दिस इज नथिंग बट ओरिजिनल प्राइस 2 रुपीज। अब जो नई वाली प्राइस थी हाफ से कम नहीं थी। राइट, नॉट लेस देन हाफ। 2 का हाफ कितना आता है? 1। राइट, 1 रुपीज से उसकी वैल्यू कम थी क्या? नहीं, उसकी वैल्यू 1 रुपए से कम नहीं थी। 2 रुपया थी क्या? नहीं थी, क्योंकि तभी तो उसने रिड्यूस करने का सोचा है ना, जब उसने देखा कि सेल नहीं हो रहा है। तो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ चॉकलेट? वी कांट डिसाइड, it may be any integer, any float between 1 and 2, 1.1 1.01 ऐसा कुछ भी हो सकता है, हमें exactly नहीं पता है। तो हमें पूछा क्या है?
हाउ मेनी चॉकलेट्स आर सोल्ड एट द रेड्यूस्ड प्राइस। अभी देखो, अगर हमें प्राइस अच्छे से पता होता हम डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते थे, बट प्राइस हमें पता नहीं है, तो इस बार हम कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन भी नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जो आंसर ऑप्शन हमें दिए है उसका हेल्प लेने वाले हैं, राइट। उसके लिए ये टारगेट हमारे सामने होना चाहिए। जब उस ओनर ने प्राइस रिड्यूस किया तो उसको कितना फायदा हुआ है, उसको कितना अर्निंग हुआ है, इट इज 164.90। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कंसिडर द वैल्यू ऑफ चॉकलेट्स एज 2 रुपीज। क्यों, कैलकुलेट करने के लिए आसान जाएगा। कैसे क्या, तो देखो अभी सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 39। यू समझ लो उसने 39 चॉकलेट सेल किए हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी चॉकलेट्स वेयर सोल्ड। तो ये मेरे आंसर ऑप्शन क्या इंडिकेट करते हैं, द आंसर ऑप्शन इंडिकेट्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स, राइट। तो लेट अस से अज्यूम करेंगे उसने 39 चॉकलेट सेल किए हैं, राइट। अगर वो 39 चॉकलेट 2 रुपए में सेल करता तो उसको प्रॉफिट कितना होता, इट शुड बी 78। 39 का डबल कितना है रे, इट इज नथिंग बट 78, राइट। अब देखो जरा, एक्सपेक्टेड अर्निंग कितना है उसका, प्राइस रेड्यूस होने के बाद 164। अगर वो 2 रुपए में बेच रहा है तो उसको सिर्फ 78 रुपीज मिल रहे हैं। सो कैन इट बी द पॉसिबल नंबर, नो, नेवर। अरे 2 रुपए में प्राइस है तो सिर्फ 78 मिल रहे हैं, 164 तो कैसे जाएगा वो, नो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अभी सेकंड को थोड़ा इग्नोर करो, थर्ड पे फोकस करो। लेट अस से 37 चॉकलेट उसके सेल हो गए हैं। नाउ वी विल कंसीडर अगेन द प्राइस ऑफ चॉकलेट एज 2 रुपीज, राइट। 37 का डबल कितना है, 74। अगर वो 2 रुपए प्राइस रखता है चॉकलेट की तो उसको सिर्फ 74 रुपीज मिलते हैं। उसको चाहिए कितना, प्रॉफिट कितना मिला है उसको, 164 रुपए मिले हैं। इज इट अ पॉसिबल केस, अगेन नॉट अ पॉसिबल वन। लेट अस हैव अ लुक एट लास्ट ऑप्शन, 71 into 2। इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 142। क्यों डबल, वी आर अज्यूमिंग द प्राइस ऑफ चॉकलेट एज 2, ओरिजिनल प्राइस हम अज्यूम कर रहे हैं, राइट। अगर वो ओरिजिनल प्राइस से बेचता तो कितना मिला है रे उसको, 142 रुपीज मिलते। अभी देखो ये जो 164 है सभी से लार्जर है, राइट। बट एक्सपेक्टेड ये 164 कब आ रहा है, जब प्राइस रिड्यूस हो रही है तब आ रहा है। तो समवेयर मेरा जो एक्चुअल प्राइस है कहीं ना कहीं 164 के अबव होना चाहिए, राइट। तो अभी देखो सेकेंड ऑप्शन, 97 into 2, यस इट इज 194। है क्या 164 के अबव, बिल्कुल है। और ताकि वो जब थोड़ा सा रेड्यूस हो जाएगा, जो भी वो बीच वाला प्राइस रखेगा 1 and 2 के बीच वाला, तो उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है रे, 164। So how many chocolates were sold by that person? 97 chocolates were sold by that person. So whenever such a type of question is arises, जहाँ पे value exactly पता नहीं है, somewhere in between है, इंटरवल के बिटवीन है, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा आंसर ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। अब रही बात नन ऑफ दिस की, आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे नन ऑफ दिस रहा तो कैसे होगा। नन ऑफ दिस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, कभी नहीं आएगा। जहां पे आंसर उनको श्योर चाहिए ऐसे क्वेश्चन में कभी भी नन ऑफ दिस नहीं आएगा। एंड दिस क्वेश्चन विल ऑलवेज बी ऑफ एमसीक्यू टाइप, वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो कभी कभी आंसर ऑप्शन का हेल्प लेना भी सीख लो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। चलिए क्विकली अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, ओके। अभी अगला जो क्वेश्चन है ना, the next question is based on the partnership. So I will quickly tell you the concept of partnership. Problem तो हम definitely solve करने ही वाले हैं, but हम सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टनरशिप का कंसेप्ट सीखेंगे। एग्जैक्टली पार्टनरशिप क्या है। देखो अभी पार्टनरशिप हम कहाँ पे देखते हैं रे, बिजनेस में देखते हैं, जहां पे भी बिजनेस की डील्स वगैरह चलते हैं वहीं पे कुछ 3-4 लोग कंबाइन होके आते हैं और क्या करते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं। नाउ लेट अस से 2 फ्रेंड्स हैव स्टार्टेड द बिजनेस ए एंड, राइट। लेट अस से ए ने भी 10,000 इन्वेस्ट किए हैं, बी ने 10,000 इन्वेस्ट किए हैं, राइट। Both of them have invested the same amount. Now, at the end of year, दोनों को प्रॉफिट हुआ है 15,000 रुपए का। दोनों को मिलके कितना प्रॉफिट हुआ है रे, 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। So what will be the profit amount received by each of them? दोनों को कितना प्रॉफिट मिलेगा,
A will receive 7,500 as well as B will receive 7,500. प्रॉफिट क्यों इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है रे? क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम है, इसलिए प्रॉफिट भी क्या हो रहा है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. सिंपली वी कैन सी हियर द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज 1:1 एंड 1:1 का रेशियो क्या कहता है? 1:1 जब भी रेशियो रहता है इट मीन्स दैट द वैल्यूज आर सेम. ओके, नाउ द सिनेरियो में अराइजेस दैट कि ये जो पर्सन है जो बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, दे मे इन्वेस्ट अ डिफरेंट अमाउंट, राइट? सो लेट अस अज्यूम ए ने इन्वेस्ट किए हैं 10,000, बी ने इन्वेस्ट किए हैं लेट अस से 15 नहीं लेते हैं, वी विल टेक 20,000, ठीक है? बी ने इन्वेस्ट किए हैं 20,000. अगेन एट द एंड ऑफ ईयर यहाँ पे भी उनको 15,000 का प्रॉफिट हुआ है. कितना प्रॉफिट हुआ है? 15,000 का प्रॉफिट हुआ है. नाउ हाउ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड हियर? तो सबसे पहले तो हमें उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेना पड़ेगा. तो देखो यहाँ पे ये जीरोस कॉमन है तो कैंसिल हो जाते हैं. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट? द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट विल बी 1:2, राइट? एंड पार्टनरशिप का बेसिक रूल है, जैसा आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा प्रॉफिट उसको प्रोपोर्शनल रहेगा. इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट एंड दस जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का रहेगा वही रेशियो किसका रहने वाला है? प्रॉफिट का रहने वाला है. हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था. कल हमने प्रोपोर्शन देखा था ना. प्रोपोर्शन में क्या कहा था डेफिनेशन में? कि proportion is nothing but equality of two ratios and always in case of partnership investment and profit का ratio हमेशा सेम होता है. ऑलराइट, सो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसको एक पार्ट मिलेंगे, इसको 2 पार्ट मिलेंगे. अच्छा, टोटल कितने पार्ट प्रॉफिट हुआ है रे? 1 + 2 3 पार्ट्स प्रॉफिट हुआ है. चलिए 15,000 को 3 से डिवाइड करते हैं. 3 5 are 15, द आंसर इज 5,000 एंड दिस वैल्यू इज फॉर सिंगल पार्ट. एक पार्ट का वैल्यू कितना है? 5,000 है. इस पर्सन को कितना प्रॉफिट होगा? एक पार्ट, तो इसका प्रॉफिट अमाउंट रहेगा 5,000. इस पर्सन को 2 पार्ट प्रॉफिट होगा तो इसका प्रॉफिट अमाउंट कितना रहेगा? 10,000. ओके, सो इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट. द प्रॉफिट इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. तो ये इन्वेस्टमेंट का ये जो है ये पार्टनरशिप का ग्राउंड रूल है. नाउ अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में क्या हुआ है? नाउ दिस कंसेप्ट, ये जो हमने अभी अभी सीखा है, दिस वाज फॉर सेम टेनर, ठीक है? ड्यूरेशन सेम था. कभी कभी ऐसा हो सकता है बिजनेस में कि ड्यूरेशन चेंज हो सकता है. अब ड्यूरेशन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दूसरा रूल बनेगा, इन्वेस्टमेंट इनटू ड्यूरेशन. लेट अस से इसको डिनोट करेंगे टी टाइम पीरियड से. ये जो पार्ट है वो किसके साथ प्रोपोर्शनल रहेगा? वो प्रॉफिट के साथ प्रोपोर्शनल रहेगा. ओके, तो 2 बेसिक रूल्स है. इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट. यहाँ पे टाइम पीरियड सेम रहेगा. दूसरा रूल क्या है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट. यहाँ पे टाइम पीरियड डिफरेंट रहेगा. तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम यही सेकेंड रूल इस्तेमाल करने जा रहे हैं. ओके, so let me erase this part and let us focus on the question. Now, George, Paul and Hari started a business by contributing rupees 30,000, 40,000 and 50,000 respectively. Now, if you could see the investment, 4 जीरो सभी में कॉमन है. वैसे भी हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही लेना है तो इन्वेस्टमेंट में हम कॉमन पार्ट निकाल देते, इग्नोर कर देते हैं, राइट? तो यहाँ पे सीधा सीधा 4 जीरोस इग्नोर कर दो. लिखने में समय बर्बाद मत करो. जॉर्ज, पॉल एंड हरी, राइट? सो 30,000, 40,000, 50,000 जीरोस इग्नोर किए हैं. जस्ट राइट इट डाउन एज 3 4 5. नाउ ड्यूरेशन अलग नहीं रहता, डेफिनेटली हम यही रेशियो प्रॉफिट का भी कंसीडर कर सकते थे, बट ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है. चलो आगे पढ़ लेते हैं. आफ्टर 1/2 ईयर जॉर्ज विथड्रॉज हाफ ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन. उसका इन्वेस्टमेंट जो है उसमें से उसने क्या कर दिया? हाफ वैल्यू रेड्यूस कर दिया. चलो ठीक है. At the end of year, the business showed a profit of rupees 90,000, which divided amongst the 3 men proportionate to the amount and the duration of their investment in the enterprise. वही तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है. सो अमाउंट proportionate to amount and the duration of their investment. तो यहाँ पे हमें अमाउंट को भी कंसिडर करना है as well as
ड्यूरेशन को भी कंसिडर करना है। अब अगर आपने क्वेश्चन में देखा है कि जॉर्ज ने ही सिर्फ अपना अमाउंट विड्रॉ किया मतलब उसने रिड्यूस किया, निकाल दिया। पॉल एंड हरी इन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। दे केप्ट देयर इन्वेस्टमेंट, देयर कंट्रीब्यूशन एज इट इज टिल द एंड ऑफ ईयर, राइट। और ये एंड ऑफ ईयर क्यों रे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है एट द एंड ऑफ ईयर बिजनेस शोड कितना प्रॉफिट, 90,000, राइट। चलिए अभी देखो, ये जॉर्ज का जो इनिशियल कैपिटल था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, वो कितने ड्यूरेशन के लिए था, इट वाज जस्ट फॉर 6 मंथ, राइट। आफ्टर हाफ ईयर उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट हाफ कर दिया। तो इनिशियली 3 रुपीज वो इन्वेस्ट करता था, अगर हम ऐसा सोचे तो 6 महीने के बाद वो कितना करेगा, उसका हाफ, 3 का हाफ कितना आता है, 1.5, राइट। क्योंकि हमने जीरो इग्नोर किए, डेसिमल आएंगे, डोंट वरी ये डेसिमल आउट हो जाएगा, राइट। सो 1.5 ये अमाउंट, ये इन्वेस्टमेंट वो कितने दिनों के लिए रखेगा, अगले 6 महीने के लिए रखेगा, ओके। पॉल एंड हरी इन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है, प्लीज कीप दिस इन माइंड। ना यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जॉर्ज का जो कैपिटल है वो इनिशियल कैपिटल में हमें ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको सवाल आता होगा कि मैम जॉर्ज ने तो अपना कैपिटल रिमूव किया है, फिर हम यहाँ पे ऐड क्यों कर रहे हैं, राइट। देखो एक सिनारियो में अभी आपको बताती हूँ। लेट अस से एक आधा पर्सन है, उसका जो भी अर्निंग है वो क्या करता है, हर महीने 5,000 रुपए सेव करता है। कितना सेव करता है, 5,000 रुपए वो सेव करता है। चलो 1 साल तक उसका सेविंग चला, 5,000 रुपए वो सेव करता चला गया, राइट। तो कैन बी मल्टीप्लाई हियर बाय 12 टू कैलकुलेट हिज सेविंग, कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो उसका एक्चुअल सेविंग कितना हो गया रे इस साल में, 60,000 रुपए हो गया ना। इन सेकेंड ईयर उसने क्या किया, घर परचेस किया। अब घर परचेस करने की वजह से क्या हो गया, उसको ईएमआई पे करने पड़ रहे हैं। तो उसने ऑब्जर्व किया कि नहीं, अभी मैं 5,000 रुपए सेव नहीं कर सकता, मैं अभी सिर्फ 3,000 रुपए सेव कर सकता हूँ, राइट। तो अगले साल में उसने क्या किया, 3,000 रुपए सेव करना शुरू किया। तो उस साल का उसका सेविंग क्या हो जाएगा रे, 3,000 इंटू 12, दैट इज नथिंग बट 36,000, राइट। ये उसका अगले साल का सेविंग हो जाएगा। प्रीवियस ईयर ही सेव्ड 60,000, करंट ईयर ही सेव्ड 36,000। इवन दो अमाउंट वाज रिड्यूस्ड, फिर भी वो कुछ ना कुछ सेव कर पाया है, राइट। तो दोनों साल का उसका सेविंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रे, we will add 36,000 in his previous savings, right? Even though amount is reduced, previous amount में वो add होता जाएगा, ठीक है। तो यही सिनारियो यहाँ पे है, इवन दो उसने कैपिटल रिड्यूस किया है, इनिशियल कैपिटल में वो कंटिन्यू ऐड होता जाएगा। तो चलिए अभी देखो, पॉल एंड हरी ने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, तो इट विल बी फॉर 12 मंथ्स, राइट। अब हमने यहाँ पे मंथ्स में क्यों लिया है, क्योंकि देखो इसने सिर्फ हाफ ईयर किया है तो 6 मंथ रहेगा। अब अगर ये हम मंथ में ले रहे हैं तो हमें ये भी मंथ में ही लेना पड़ेगा। एक क्वांटिटी मंथ में, दूसरा ईयर में, इट वोंट बी पॉसिबल। चलो 3 इंटू 6 18, 1.5 इंटू 6 15, 6 आर कर दो 90। एक्चुअल में ये 9.0 आता है, एक डेसिमल आता है, डेसिमल के बाद जीरो मैटर नहीं करता, राइट। यस, दिस इज पॉल। 12 इंटू 4 48, हरी के लिए कितना होगा, 12 5 60। चलो जॉर्ज का ऐड कर दो, इट विल बी व्हाट, 27, 18 प्लस 9 27, दिस इज 48, एंड हरी का कितना हो जाएगा, 60। And as we know the ground rule that investment is directly proportional to profit, profit का भी रेशियो क्या हो जाएगा रे, it will be same 27:48:60, right? अभी आपको लगेगा कि मैम आपने यहाँ पे टाइम पीरियड के बारे में कुछ भी क्यों कंसीडर नहीं किया है, तो टाइम पीरियड हमने यहीं पे कंसीडर किया है, बार बार कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, ओके। तो चलिए अभी देखो यहाँ पे 27 इंटू 48:60 प्रॉफिट मिल गया ना। किसका प्रॉफिट शेयर हमें फाइंड करना है, तो हमें पॉल का प्रॉफिट शेयर फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, सभी का प्रॉफिट शेयर फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं। कल आपको याद है हमने एक क्वेश्चन देखा था, राइट। एक जो अमाउंट है वो 3 लोगों में शेयर हुआ था, राइट। तो अगर हम तीनों का शेयर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमारा ओरिजिनल अमाउंट मिलता है। अब देखो भले ही हमें यहाँ पे एक रेशियो मिल गया, आई गेस ये लास्ट का ही क्वेश्चन हमने देखा था कल। सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर डेफिनेटली रहेगा, राइट। 27x, 40x, 60x। जॉर्ज को मिला है ये पार्ट, पॉल को मिला है ये पार्ट, हैरी को मिला है
ये पार्ट, राइट। तो अगर हम तीनों का शेयर ऐड कर देंगे तो हमें हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट मिलना चाहिए, एंड हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट कितना है रे, देखो क्वेश्चन में मेंशन किया है इट इज 90,000 रुपीज। बट हमें क्योंकि सभी का शेयर फाइंड नहीं करना है, सिर्फ पॉल का फाइंड करना है, तो देखो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इवन दो इट इज अ रेशियो, लेट इट बी, हम इन सभी को ऐड कर देंगे, राइट। अब कैसे ऐड करना है, देखो 60 प्लस 48, 60 प्लस 48 हम नहीं करेंगे, सीधा सीधा 60 प्लस 50 कर दो, राइट। 60 प्लस 50 कितना हो जाता है, 110। आई एम टेलिंग यू ओरल कैलकुलेशन, 110 हो गया। याद रखो आपने दो एक्स्ट्रा ऐड किया है ना, दो एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो दो इधर से कम कर दो, 110 प्लस 25, 110 प्लस 20 इट विल बी 130, 130 प्लस 5 इट विल बी 135। कोई भी पेपर पे लिख के 27, 48, 60 ऐसा ऐड नहीं करेगा, ओरल कैलकुलेट करना सीखो, ठीक है, तभी सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो कैलकुलेशन में इतना समय गवाओगे कि अगले क्वेश्चन को विजिट करने का ही टाइम नहीं मिलेगा। सो आउट ऑफ दिस 135 पार्ट, पॉल को कितना प्रॉफिट मिला है रे, 48 प्रॉफिट मिला है। तो आउट ऑफ 90,000 हाउ मच। नाउ टेबल्स अगर याद है तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, नहीं याद है तो 5 से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 15 9s are 135, 15 6s are 90, 30 will be as it is, right? 3 3s are 9, 3 1s are 3, 1 remaining 18, 3 6s are 18, right? Again 3 2s are 6, zeros will be as it is, 16 into 2 कितना हो जाता है, 32,000 rupees। तो पॉल को आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना शेयर मिला है रे, 32,000 रुपीज का शेयर उसको। ओके, सो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं पार्टनरशिप के। इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, कब, जब टाइम पीरियड सेम होगा, एंड जब टाइम पीरियड डिफरेंट होगा तो केस आप लोगों के सामने है। ओके, यस, सो आई होप दिस क्वेश्चन ऑन पार्टनरशिप इज वेरी क्लियर टू यू। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Of a set of 30 numbers, average of first 10 numbers equals to average of last 20 numbers. What is the sum of last 20 numbers? नीचे जो चार दिए गए हैं वो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। Whenever such a type of options are given, it means that हमें एक्चुअल वैल्यू फाइंड नहीं करना है, और कर भी पाएंगे क्या रे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक भी नंबर की वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं, एक भी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो फिर अभी कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो कंडीशन 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। ऑफ अ सेट ऑफ 30 नंबर, टोटल कितने नंबर है हमारे पास, टोटल वी आर हैविंग 30 नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इज इक्वल टू एवरेज ऑफ लास्ट 20 नंबर। चलिए फर्स्ट 10 नंबर का एवरेज कैसा रहेगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय ऑब्जर्वेशन। So sum of first 10 numbers by 10, this will be the average of first 10 number. What will be the average of last 20 numbers? Summation of last 20 numbers divided by 20. Number of observation वहां पे कितने हो गए 20. And we know this left hand side is same. Question में ही mention करके दिया है average similar है, right? So right hand side will be of course same. The sum of first 10 divided by 10 is equal to sum of last 20 divided by 20. एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, ये जो 2 डिनोमिनेटर में है इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा रे, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो 2 into सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर विच इज इक्वल टू सम ऑफ लास्ट। तो देखो हमें पूछा क्या था, व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट 20 नंबर, इसके बारे में हमें पूछा है, तो क्या आएगा सम, it will be twice the sum of first 10 number, answer option second. So whenever such a type of options are given, do remember that हमें actual value find नहीं करनी है, we have to find only in terms of unknown. Okay, तो please assumptions करके solve करते मत बैठना। Very simple question. Let us move towards the next question. चलिए अभी यहाँ पे क्या दिया है, very nice question again, देखो very important question. A reduction of 35% in the price of rice enables a housewife to buy 25 kg more for rupees 2,500. Find out the reduced price per kg of rice. अभी देखो हमें यहाँ पे दिया क्या है कि राइस के प्राइस में जो है रिडक्शन हुआ है,
अब ऑफ कोर्स रिडक्शन होगा तो क्या होगा रे, हम उसी अमाउंट में ज्यादा कमोडिटी परचेस कर पाएंगे, डेफिनेटली, राइट? सो व्हाट वाज द रिड्यूस प्राइस पर केजी ऑफ राइस? बट डू वी नो एनीथिंग अबाउट द इनिशियल प्राइस, कि इनिशियली उस राइस का प्राइस कितना था? नो, वी डोंट नो। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अज्यूम करना पड़ेगा एज यक्स, ठीक है? सो लेट अस अज्यूम इनिशियल प्राइस ऑफ राइस इज यक्स रुपीज। डोंट वरी, स्क्रीन पे पूरा सोल्यूशन है, पहले थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ। नाउ रिडक्शन कितना हुआ है रे? 35% रिडक्शन हुआ है, राइट? इट मीन्स इसका 35% मुझे इग्नोर करना पड़ेगा। अब अगर कल का सेशन आप लोगों ने अटेंड किया होगा तो कल एक बॉक्स का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, राइट? एक बॉक्स का क्वेश्चन, उसमें क्या दिया था रे, कि द वैल्यू ऑफ बॉक्स, द वेट ऑफ बॉक्स इज मोर देन दिस बॉक्स। 20% ज्यादा है, 25% ज्यादा है, 60% ज्यादा है, ऐसे कुछ तो वैल्यूज वहां पे दिए गए थे। तो वहां पे हमने क्या किया था रे, 100 में वो परसेंटेज ऐड किया था। क्यों? क्योंकि हमें वो ओरिजिनल वेट चाहिए ही चाहिए, प्लस समथिंग एडिशनल भी चाहिए, राइट ना? यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इवन दो इट इज अ रिडक्शन, अभी देखो कैसा होगा। रिडक्शन हुआ है मतलब एक्चुअल अमाउंट ये रहेगी क्या? नहीं, रिड्यूस्ड अमाउंट हमें माइनस करना पड़ेगा। लेटेस्ट से उस कमोडिटी का प्राइस 100 रुपीज है, रिडक्शन कितना हुआ है? लेटेस्ट से 35 रुपीज का हुआ है। ये रिडक्शन हुआ है, इसको इग्नोर कर दो, हमें क्या कंसीडर करना है, जो एक्चुअल प्राइस है। तो ये 35% को इग्नोर कर दो, एक्चुअल प्राइस विल बी व्हाट? 65% ऑफ द प्राइस। सो whenever there is increase, add it in 100. whenever there is reduction, remove from 100, subtract from 100, ठीक है? तो reduce price of rice कितना होगा रे? It will be 65 yaks. But whenever you are taking this value in percentage, हमें ये यक्स को ऐसा नहीं रखना पड़ेगा। हम ये यक्स ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते, because this यक्स indicates a number. This gives you amount in rupees. हमें इसको भी परसेंटेज में कंसिडर करना पड़ेगा। तो यक्स को अगर मुझे परसेंटेज में कंसीडर करना है तो कैसे करेंगे रे? किसी भी नंबर को अगर आपको इंटैक्ट रखना है, उसको चेंज नहीं होने देना है, तो आपको उसका क्या परसेंट लेना पड़ता है? 100%। कल हमने डिस्कस किया था, किसी भी नंबर का 100% वही नंबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लेटेस्ट से 75 लिख रही हूँ, मुझे इसको चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 100% ऑफ दिस नंबर ऐसा लिखना पड़ेगा, राइट? तो यक्स का 100% क्या आता है? वही नंबर आता है। तो क्योंकि हमें ये परसेंटेज में लेना पड़ रहा है, इसलिए ये भी हमें क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज में ही लेना पड़ेगा। तो चलिए लेट अस क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन। या नाउ अज्यूम करेंगे हम ओरिजिनल प्राइस 100 यक्स पर केजी। पर केजी अज्यूम करना है कभी भी अज्यूम करते वक्त। नाउ व्हाट विल बी द रिड्यूस प्राइस? इट विल बी 65 यक्स पर केजी। अब देखो हमें एक वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 2500 रुपए, राइट? उतनी ही अमाउंट में रिडक्शन होने के बाद वो क्या कर पाती है? 25 केजी ज्यादा ले पाती है। अभी देखो वी विल अज्यूम द अमाउंट जो भी दिया है उन्होंने 2500, राइट? कितना क्वांटिटी परचेस करेगी री वो? देखो क्वांटिटी विल बी टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय पर केजी अमाउंट, राइट? So how much will be the quantity purchased by her with her original price? It will be 2500 divided by 100 yaks. Total value divided by value per kg, right? Let us say 10 पेन का वैल्यू 100 रुपए है, तो एक पेन की वैल्यू कैसे निकालोगे? 100 डिवाइडेड बाय 10। वैसा ही है, टोटल वैल्यू 2500 रुपए है, एक केजी का कितना होगा? यू विल डिवाइड इट बाय 100 यक्स, राइट? रेड्यूस प्राइस में कितना होगा रे? 2500 सेम अमाउंट लेना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है डिवाइडेड बाय व्हाट? 65, राइट? अब क्वांटिटी के बारे में हमें कुछ दिया गया है क्या? देखो, यस बिल्कुल, समथिंग इज गिवन टू अस। व्हाट इज गिवन टू अस? दैट रिडक्शन होने की वजह से वो 25 केजी ज्यादा परचेस कर पाती है। किससे पर 25 केजी ज्यादा परचेस करेगी वो? इनिशियल क्वांटिटी से 25 केजी वो ज्यादा परचेस करेगी। दिस इज इनिशियल क्वांटिटी प्लस एडिशनल 25 केजी किससे परचेस करेगी? रेड्यूस प्राइस से। कैन वी सॉल्व दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यक्स? डेफिनेटली। जैसे ही यक्स का वैल्यू मिलता है वी विल मल्टीप्लाई and we will calculate the value, we will calculate the reduced price. चलिए फिर यक्स के लिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। कीप दिस 25 here, shift this in a right hand side, 2500 by 100 yaks. Now whenever such a type of question arises,
try to take some common values, right? न्यूमरेटर में देखो, कैन वी टेक 2500 आउटसाइड? यस, कॉमन ले लो। न्यूमरेटर में क्या बचेगा रे? 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में सब कुछ कॉमन नहीं आता, सिर्फ 5 कॉमन आता है, ठीक है? 5 और यक्स हम कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो ब्रैकेट में क्या बचता है? 13 5 आर 65। ब्रैकेट में क्या रहेगा? 13 रिमेनिंग रहेगा। व्हाट विल बी द 100 यक्स? देखो 5 into 20 100, तो ब्रैकेट में क्या बचता है? 20। द मोमेंट यू टेक समथिंग कॉमन, देखो कैलकुलेशन कैसे झट से रिड्यूस होते हैं, ठीक है? जितना हो सके कैलकुलेशंस कम करने हैं हमें, राइट? कैन यू सॉल्व दिस सब्ट्रैक्शन? डेफिनेटली। इनिशियली ये कर सकते थे, करे कर सकते थे, बट कितना समय लगेगा, राइट? तो ऐसे ही करना है। देखो अभी यहाँ पे कैसे करेंगे। 20 minus 30 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 20 minus 13 इट विल बी 7, 13 2s are 26, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा यहाँ पे? इट विल बी 260। नाउ यक्स का वैल्यू हमें सॉल्व करना है, तो यक्स को इधर शिफ्ट कर दो, ये 25 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में। सो 25 1s are 25, 25 1s are 25, the 100 will be as it is, right? नेक्स्ट, फिर से देखो 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। 5 2s are 10, this 0 will be as it is. The 0 will cancel this 0. 2 into 7 by 26, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 2 into 7 by 26, देखो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1s are 2, 2 3s are 6। कितना फास्ट हो गए रे? यक्स का वैल्यू हमें मिल गया 7 by 13। जस्ट मल्टीप्लाई दिस विद द रेड्यूस प्राइस जो हमने यहाँ पे निकाला था, 65 into 7 by 13, 13 5s are 65, so what will be the reduced price? The reduced price will be 35 rupees. Okay, yes, I quickly repeat what we did here. Original price 100x assume करो, reduced price 65x। क्वांटिटी से हमें डील करना है, क्वांटिटी के बारे में कुछ दिया है, इसलिए दोनों अमाउंट में, दोनों प्राइस से आप कितना परचेस कर सकते थे ये फाइंड आउट करो। एंड व्हाट वी नो, ओरिजिनल प्राइस से वो 25 केजी ज्यादा परचेस कर पा रही है, तो 2500 by 100x plus 25 is equal to 2500 by 65x. This is nothing but the reduced price. We have to solve this equation to calculate the value of x. Thus we have calculated value of x and we got the reduced price over here, that is nothing but 35. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको इसको अज्यूम करके थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। एंड कैलकुलेशन का पार्ट जहां पे भी आता है, प्लीज देखो आप कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, ठीक है? चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 72% of water and dry fruit contains 20% of water. How much dry fruit from 100 kg of fresh fruit can be obtained? Now, अभी देखो हमें ड्राई फ्रूट बनाना है, राइट? नाउ लुक एट दिस फर्स्ट कंडीशन, फ्रेश फ्रूट में कितना प्रतिशत पानी है? 72% पानी है, राइट? अब देखो फ्रेश फ्रूट भी वाटर कंटेन करता है एज वेल एज ड्राई पार्ट कंटेन करता है, राइट? तो 72% अगर पानी है तो ड्राई पार्ट कितना होगा? अब ऑब्वियसली 28%, क्योंकि डेटा 100 के बियॉन्ड जा पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। ऐसा कभी होगा क्या कि एक फ्रूट में 120% पानी है और 10% ड्राई पार्ट है? कभी नहीं होगा। डेटा विल बी डेफिनेटली बिटवीन 100%, राइट? तो वाटर है 72 पार्ट, तो ड्राई पार्ट कितना है रे फ्रेश फ्रूट में? इट विल बी 28%, राइट? ना ड्राई फ्रूट का अगर हम रेफरेंस ले रहे हैं तो ड्राई फ्रूट में वाटर कितना है रे? ड्राई फ्रूट में ऑफ कोर्स वाटर का प्रोपोर्शन परसेंटेज कम ही रहता है, तो इट विल बी ओनली 20%, राइट? उन्होंने दिया है, तो हाउ मच विल बी द ड्राई पार्ट? कितना होगा ड्राई पार्ट यहाँ पे? इट विल बी 80%। अगेन डेटा 100 के बियॉन्ड जा पाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। अब देखो हमें फोकस किस पे करना है? ड्राई फ्रूट ऑब्टेन करना है, तो हमें ड्राई पार्ट पे फोकस करना पड़ेगा। सो लुक एट दिस पार्ट, दिस पोर्शन गिव्स मी ड्राई पार्ट, राइट? और इसी ड्राई पार्ट से हम ये वाला ड्राई पार्ट ऑब्टेन करने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट के लिए, राइट? तो देखिए अभी पीपीटी पे वही आ रहा है, सॉलिड पार्ट, सॉलिड मतलब ड्राई पार्ट इन फ्रेश फ्रूट विल गिव मी ड्राई पार्ट इन ड्राई फ्रूट, सॉलिड पार्ट इन ड्राई फ्रूट। कितना है रे सॉलिड पार्ट फ्रेश फ्रूट में? इट इज 28%, अभी अभी मैंने आपको बताया था, राइट? एंड ड्राई फ्रूट में कितना है रे? इट इज 80%, अभी आपको कैलकुलेट करके बताया था। नाउ दिस 28% विल बी फॉर सिंगल फ्रूट,
हमारे पास ऐसे कितने केजी है, हमारे पास ऐसे 100 केजीज है, राइट। तो मल्टीप्लाई करो 100 केजी का 28% विल गिव मी यक्स केजी का 80%। दैट्स इट। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, 100 दोनों जगह पे कैंसिल करो, या फिर आप इस 100 को भी कैंसिल कर सकते हो। इट विल बी 1 एंड सेम। सो 100 इंटू 28, ये जो 80 यहाँ पे है इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो। 24s are 80, 25s are 100, 4 7s are 28. So how much will be the value of x? The value of x will be 35 kg. तो अगर हमारे पास 100 kg फ्रेश फ्रूट है तो कितना केजी ड्राई फ्रूट हमें मिलेंगे रे, हमें 35 केजी ड्राई फ्रूट हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला कैसे बनाना है, राइट। यहाँ पे फ्रेश फ्रूट का जो भी पोर्शन रहेगा उसको लिख दो इनटू ड्राई पार्ट, राइट, ड्राई परसेंटेज, हाँ परसेंटेज में लेना है, which is equal to dry percentage in dry fruit into let us assume इसका वेट x kg। ठीक है, आंसर हमने कैलकुलेट किया, द आंसर इज 35 kg। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी एज वेल। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया है। ओके, अभी हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, दो क्वेश्चंस है। तो देखो, व्हाट विल बी अ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट्स ऑफ 10% and 5% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। अगेन सेकंड क्वेश्चन में भी हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड the single discount equivalent to a series discount of 20, 10 and 5%। अभी देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आई वांटेड टू टेल यू समथिंग अबाउट डिस्काउंट्स, राइट। आप सभी लोग शॉपिंग के लिए जाते ही होगे, आपकी पसंदीदा चीज है, मैं जानती हूँ, राइट। और आप सभी लोग कहाँ पे जाते हो रे, जहाँ पे ये आपको दिखता है, राइट। जाते हो कि नहीं, डेफिनेटली जाते हो, हाँ। फ्लैट 50% ऑफ, डेफिनेटली हर कोई जाना चाहेगा ना, हर कोई डिस्काउंट में ही परचेस करना चाहता है, राइट। आप चले गए यहाँ पे, राइट। अब दूसरे मॉल में आपने देखा, दूसरी जगह पे आपने देखा, वहां पे कुछ अलग डिस्काउंट लिखा था। क्या डिस्काउंट लिखा था वहां पे, लेट अस अज्यूम वहां पे लिखा था 25% प्लस 25%। अब आप लोग यहाँ पे भी चले गए, क्योंकि आपको लगा क्या कि 25 25 50 होता है, यहाँ पे भी हमें उतना ही डिस्काउंट मिल रहा है। आप लोग वहां पे भी चले गए और आप लोग यहाँ पे क्या हो गए, उल्लू बन गए। ठीक है, कैसे क्या बन गए, क्योंकि लगता है ये 50% है, बट ये नहीं होता है कभी भी। दिस डिस्काउंट इज ऑलवेज नोन एज सक्सेसिव डिस्काउंट, एंड ये डिस्काउंट कभी भी ऐड नहीं किए जाते। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब क्या होता है रे, डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो दिस इज नथिंग, ये 50% नहीं आता है, ठीक है। तो फिर इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे, इट विल बी समवेयर नियर टू 42% या 45%, ओके। वो हमें कैलकुलेट नहीं करना है, बट जस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ। नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन गिवन टू अस, व्हाट विल बी सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10% and 5% on the mark price। of course डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस या लेबल्ड प्राइस पे ही दिया जाता है। तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट मतलब एग्जैक्टली क्या फाइंड करना है, तो आपको ये प्राइस फाइंड करनी है, ये परसेंट फाइंड करना है, जबकि अगर ये दो डिस्काउंट आप दे रहे हो तो एग्जैक्टली उतना ही वैल्यू कम होना चाहिए जितना कि ये दो डिस्काउंट देने की वजह से होता था। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ मार्क प्राइस पता नहीं है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल अज्यूम द मार्क प्राइस एज 100 रुपीज। 100 ये बहुत अच्छा नंबर है, जितनी बार जहां पे भी लगता है अज्यूम आप कर सकते हो। चलिए 100 रुपए हमने अज्यूम किए। नाउ व्हाट इज अवर फर्स्ट डिस्काउंट, 10%। डिस्काउंट इंडिकेट्स व्हाट, रिडक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से माइनस करना पड़ेगा। तो कितना परसेंट लेते हैं हम, 90%। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था ना, वो राइस वाला, राइट। तो यहाँ पे ठीक है, ये गया तो गया ना, ये 10%, हमें कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, 90% प्राइस हमें पे करना पड़ेगा, राइट। Why we are doing this, because we want to save the time of calculation, we want to save the time of doing subtraction। ठीक है, यस। तो चलिए पहला डिस्काउंट हो गया। अभी इस डिस्काउंट के ऊपर दूसरा डिस्काउंट आ रहा है, किसका, कितने प्रतिशत का, 5% का। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, अगेन आपको वो 100 से माइनस करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट 95/5।
100। नाउ ये 100 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 95 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर एज 855। डिनोमिनेटर में 10 है, बेस में जितने जीरो रहते हैं न्यूमरेटर में उतने डेसिमल आते हैं। तो कितने डेसिमल आएंगे? 1 डेसिमल। तो अगर 100 रुपया उस आर्टिकल का प्राइस है, मार्क प्राइस, तो फाइनली 2 डिस्काउंट जाने के बाद आपको कितना रुपए पे करना पड़ रहा है? 85.5। बट अभी ओनर ये 2 डिस्काउंट नहीं देना चाहता, उसको एक ही डिस्काउंट देना है। तो what we will do, we will just subtract these two values। क्या आएगा रे आंसर? It will be 14.5%। तो 10 और 5 इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है? 14.5%, राइट। तो 10 और 5 15 होता है क्या डिस्काउंट में? नहीं होता। 10 और 5 कितना होता है? 14.5 होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स है बेटा, समझ लो। चलो अभी तीसरा देखो, यहाँ पे क्या दिया है? 3 सीरीज डिस्काउंट दिए गए हैं। क्या क्या है वो? 20, 10 एंड 5%। तीनों का इक्विवेलेंट निकालना है। लगता है हमें 35 होना चाहिए। 20 एंड 10 30, 30 प्लस 5 35। वाओ, 35% डिस्काउंट मिलता है। ऐसा नहीं होता, चेक करते हैं कितना मिलता है। अगेन लेट अस अज्यूम द मार्क प्राइस इज 100 रुपीज। पहला डिस्काउंट कितना है रे? 20% का है। डिस्काउंट इज नथिंग बट रिडक्शन, राइट। तो क्या करना है हमें? यहाँ पे भी 100 में से 20 माइनस कर दो, इट विल बी व्हाट? 80%, राइट। नेक्स्ट डिस्काउंट 10% का है, तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा? 90%। डिस्काउंट है, 100 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तीसरा डिस्काउंट 5%, इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा? 95%, राइट। लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन। ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाते हैं। अगेन ये दो जीरो कैंसिल हो जाते हैं इन दो जीरो के साथ। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस नंबर 8 इंटू 9 इंटू 95, अभी अभी आपने 95 इंटू 9 को मल्टीप्लाई किया है। व्हाट वाज द आंसर? 855। ठीक है, थोड़ा कॉपी पेस्ट करना भी कभी कभी सीख लो। इसको हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी देखो 8 इंटू 5 कितना आता है? 40 आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? एक जीरो इसके साथ एलिमिनेट हो जाता है। मैं आपको कैलकुलेशन डेलिबरेटली नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये परफॉर्म करें, राइट। तो एक जीरो एलिमिनेट हो जाएगा। द आंसर विल बी व्हाट? 68.4। इसका आंसर आता है 6840। एक जीरो कट गया, द आंसर विल बी 68.4। ओके, नाउ 100 रुपीज एक्चुअल प्राइस था, पे कितना करना पड़ रहा है? 68.4 पे करना पड़ रहा है। कब? जब ये एक सीरीज डिस्काउंट दिया गया, 3 डिस्काउंट्स का, राइट। सो व्हाट विल बी द फाइनल percentage? It will be what? 31.6 percentage, right? So 20, 10 and 5 इसका इक्विवेलेंट कितना होता है? 35 होता है क्या? नहीं, 20, 10 और 5 कितने बनते हैं? 31.6 बनते हैं। तो अभी आपको एज अ होमवर्क क्या करना है? 25 और 25 कितने बनते हैं ये बताना है। ठीक है, अभी नहीं बताया तो भी चलेगा, सेशन होने के बाद कैलकुलेट करो। जैसे 10 और 5 14.5 बनता है, 20, 10, 5 31.6 बनता है। वैसे आपको बताना है कि 25 और 25 कितना बनता है। ठीक है, दिस विल बी फॉर योर प्रैक्टिस। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah, again very important question based on the concept of profit and loss itself. Now what is given over here? Let us read the question first. A store is selling a jacket on sale at 30% of the mark price. A matching pair of pants is on sale. A matching pair of pants is on sale at 40% of the mark price. If the mark price of the pants is rupees 8,500 less than the mark price of the jacket, and the total sale price of both the items is 23,500, then what is the mark price of the jacket? Now एक क्विकली मैं आपको बता दूं मार्क प्राइस एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, मार्क प्राइस इज नथिंग बट द प्राइस विच इज मार्क्ड ऑन एनी आर्टिकल। मार्क प्राइस को ही हम सेलिंग सॉरी मार्क प्राइस को ही हम क्या कहने वाले हैं? जस्ट अ मोमेंट।
यस, सो मार्क प्राइस को ही हम अलग वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, लेबल्ड प्राइस भी कह सकते हैं, राइट? क्योंकि ये प्राइस आर्टिकल्स पे प्रिंट होता है, इसीलिए हम उसको प्रिंटेड प्राइस भी कह सकते हैं, राइट? और एक पॉपुलर नाम है इसका एमआरपी। क्या है? एमआरपी। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स पे आप लोगों ने ये टैग देखा होगा। एमआरपी इंडिकेट्स व्हाट? इट इंडिकेट्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस, राइट? मार्क प्राइस के ही 3-4 अलग अलग नाम है, तो अगर ये आपको रिप्लेसमेंट में दिया गया है तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। मार्क प्राइस, लेबल प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, एमआरपी, this all are the same and definitely the discount is offered on this price. आप बोलोगे क्यों मैम, क्यों कॉस्ट प्राइस पे क्यों डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होता? तो बताती हूँ मैं क्यों एप्लीकेबल नहीं होता। लेट मी इरेज दिस पार्ट। नाउ लेट्स से सीपी। कौन से प्राइसेस है इसमें? अभी सीपी है, एसपी है। सीपी इंडिकेट्स कॉस्ट प्राइस, एसपी इंडिकेट्स सेलिंग प्राइस, राइट? ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब देखो हमारा साइकिल कैसे होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो दिस इज ओनर, राइट? ओनर किसको सेल करता है? कस्टमर को सेल करता है। हमें बस इतना ही पता होता है कि कभी भी बिजनेस चल रहा है या शॉप में कोई बैठा है तो ओनर कस्टमर को सेल करता है, यही साइकिल हमें पता है। बट थोड़ा सा सोचो, ये जो ओनर है उस शॉप का, ये कहाँ से सामान लाता होगा रे? कहाँ से सामान लाता होगा ये? इसको भी तो कहीं ना कहीं से परचेस करना पड़ता है कि नहीं? लेटेस्ट से वो कंपनी से लाएगा, होलसेलर से लाएगा, डीलर से लाएगा, कहीं से भी लाएगा, बट उसको भी तो परचेस करना पड़ता है ना? डेफिनेटली परचेस करना पड़ता है, राइट? तो इन रिटर्न टू दैट उसको भी कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। and that's it, the price paid by this owner is nothing but cost price, right? अब देखो किसी ने भी शॉप निकाल के बैठा है, आप लोग भी शॉप निकाल के बैठोगे तो 1000 रुपए का सामान कितने रुपए में बेचोगे? 1000 रुपए लेट से आपने उसके उस प्रोडक्ट के लिए, लेट से एक हाथ टी शर्ट के लिए आपने पे किए हैं कंपनी को, डीलर को, आप कितने रुपए में बेचोगे? डेफिनेटली आपका प्राइस 1000 के ऊपर रहेगा। 1200 में बेचोगे, 1400 में बेचोगे, 2000 तक, या फिर उसके आगे भी आप जरूर सेल कर सकते हो, राइट? सो दैट विल बी, दैट इज नथिंग बट द सेलिंग प्राइस। अब जरा सोचो, आप लोगों ने 1000 रुपए पे किए हैं, क्या आप इसके ऊपर डिस्काउंट अप्लाई करोगे? विल यू अप्लाई ऑन दिस? आप करोगे क्या इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या बोलोगे कि चलो आई विल कीप द कॉस्ट, सॉरी, सेल प्राइस एज 2000, ठीक है, उस पे लेबल किसका रहेगा? 2000 रुपए का। और आप क्या बोलोगे कि हाँ इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट है, 10%, 20%, जो भी वैल्यू है। सो विच इज द प्राइस? दिस इज नथिंग बट द सेलिंग प्राइस। एंड यस ऑफ कोर्स सेलिंग प्राइस को भी हम मार्क्ड प्राइस कह सकते, क्योंकि मार्क किया हुआ रहता है ना रे वो आर्टिकल पे। तो डेफिनेटली जब डिस्काउंट अप्लाई होगा तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस अलग अलग रहेगी, एंड डिस्काउंट नहीं हो तो मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस सेम रहेगी। लेटेस्ट से उस पर्सन ने शर्ट का प्राइस रखा है 2000, वो बोल रहा है नहीं कुछ भी डिस्काउंट नहीं, आपको कितना पे करना पड़ेगा? 2000, दैट इज नथिंग बट द सेलिंग प्राइस। बट वेन एवर देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, इसमें से 200 रुपए माइनस हो जाएंगे, आपको कितना पे करना पड़ेगा? 1800। So this was your marked price and this was your selling price. So do remember one thing, always discount किसके ऊपर होता है? marked price के ऊपर होता है। and यहाँ पे हम एक बहुत ही important formula बनाने जा रहे हैं। The formula itself is mentioned on slide, but फिर भी मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। मार्क्ड प्राइस पे जब भी डिस्काउंट अप्लाई होता है, अफकोर्स डिस्काउंट परसेंटेज में रहता है, तो डिवाइडेड बाय 100 इट ऑलवेज गिव मी सेलिंग प्राइस, राइट? अभी अभी हमने देखा मार्क प्राइस कितना था उस शर्ट का? 2000 रुपीज, राइट? डिस्काउंट कितना अप्लाई किया रे हमने? 10% का, यानी कि 10% लेने की जरूरत है क्या? नहीं। कितना पे करना पड़ेगा उस पर्सन को? इस अमाउंट का 90%। तो 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 9 into 2 कितना आता है? 18, the 2 zeros will be as it is. So what will be the selling price of that shirt? 1800. Please note down this rule, this is very important. मार्क प्राइस पे जब भी डिस्काउंट अप्लाई होता है, आपको कौन सा प्राइस मिलता है? सेलिंग प्राइस मिलता है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, देखो अभी यहाँ पे क्या दिया है। डोंट वरी, फॉर्मूला स्लाइड पे है, किसी का मिस आउट भी हुआ है तो आप बाद में नोट डाउन कर सकते हो। नाउ व्हाट इज गिवन ओवर हियर? The store is selling a jacket on sale
एट 30% ऑफ द मार्क प्राइस, एंड ट्राउजर पैंट्स भी कैसे सेल कर रहा है वो 40% ऑफ द मार्क प्राइस. बट डू वी नो एनीथिंग अबाउट द मार्क प्राइस ऑफ जैकेट एंड दैट पैंट? पता है क्या? नहीं पता है. तो लेट अस अज्यूम मार्क ऑफ जैकेट एज J एंड मार्क प्राइस ऑफ पैंट एज P. ठीक है, ये हम अज्यूम करेंगे. नाउ लुक एट द कंडीशन. इफ सेकंड कंडीशन पे चलते हैं अभी. If the mark price of the pants is rupees 8,500 less than the mark price of jacket. Mark price of pant is rupees 8,500 less than the mark price of jacket. We don't know what is the mark price of jacket. हमने assume किया है J, right? इसमें से अगर मैं 8,500 निकाल दूं तो मुझे किसका मार्क प्राइस मिलेगा? P पैंट्स का मार्क प्राइस मिलेगा, जो कि हमने एज ए P अज्यूम किया है. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट शिफ्ट द वेरिएबल्स. ये जो P है मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ. इट विल बी इन सब्ट्रैक्शन. 8,500 इस तरफ जाके पॉजिटिव बनेगा. पहला इक्वेशन हमें मिल चुका है, राइट? एंड हियर कम्स द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने अभी अभी आपको बताया था. मार्क प्राइस भी जब भी डिस्काउंट जाता है हमें कौन सा प्राइस मिलता है? हमें सेलिंग प्राइस मिलता है. नाउ why to calculate selling price? तो देखो something is given in regarding selling price. क्या दिया है रे? देखो, and यहाँ से पढ़ते हैं अभी. देखो यहाँ पे the total sale price of both the items is rupees 23,500. then what is the mark price of jacket? जैकेट का मार्क प्राइस हमें फाइंड करना है. ठीक है, चलिए सेलिंग प्राइस दोनों का मिलके कितना है? 23,500. तो यहाँ पे अभी हमें थोड़ा डिस्काउंट परसेंटेज पे फोकस करना पड़ेगा. तो देखो जैकेट पे कितना डिस्काउंट गया है रे? 30%. 30% डिस्काउंट गया है तो जाने दो. व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ जैकेट? इट विल बी 70% ऑफ मार्क प्राइस. और हमने क्या अज्यूम किया है? मार्क प्राइस उसका J. तो 70J/100 विल गिव मी जैकेट का सेलिंग प्राइस, राइट? पैंट्स पे कितना ऑफ हुआ है रे? 40% का ऑफ हुआ है, राइट? तो चलो ये 40% गया डिस्काउंट तो कोई बात नहीं. पे कितना करना पड़ेगा? दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट इज नथिंग बट 60%. तो पैंट का 60% जब हम कैलकुलेट करते हैं उस मार्क्ड प्राइस का, तो हमें क्या मिलता है? पैंट का सेलिंग प्राइस मिलता है. एंड व्हाट वी नो इज दैट द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स इज नथिंग बट 23,500. So this indicate जैकेट का सेलिंग प्राइस, दिस इंडिकेट पैंट का सेलिंग प्राइस, एंड टोटल कितना है रे हमारे पास? इट इज नथिंग बट 23,500. एक जीरो ही कैंसिल हो पाता है यहाँ पे. चलो कोई बात नहीं, कैंसिल आउट कर दो, राइट? तो 7J + 6P. देखो बेस सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल. तो 7J + 6P डिवाइडेड बाय 10, और ये 10 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो व्हाट विल बी माई इक्वेशन? 7J + 6P which is equal to 235,000. Observe this equation number second and observe the equation number first. क्या हमें simultaneous equation मिल गए हैं? क्या हम इनको just to calculate the required mark price of jacket? Definitely हम calculate कर सकते हैं. But if you could see यहाँ पे ये balance नहीं है. हमें subtract या add करना पड़ेगा तभी हम किसी को तो eliminate कर सकते हैं, right? So it is not at all balanced. तो हमें सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके लेना पड़ेगा. मल्टीप्लाई किससे करें? आप बोलोगे मैम 7 से करेंगे ताकि ये 7 एलिमिनेट हो जाएगा. कोई बोलेगा मैम 6 से करेंगे, 6 PP एलिमिनेट हो जाएगा. वेट, बिफोर टेकिंग एनी फैक्टर जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. आपके टारगेट पे थोड़ा फोकस करो. आपका टारगेट क्या है? आपको किसका मार्क प्राइस चाहिए? जैकेट का मार्क प्राइस चाहिए, राइट? तो अगर आप ये J एलिमिनेट कर रहे हो तो आपको एक स्टेप एडिशनल कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, राइट? जो कि हमारे 1-2 मिनट और खा सकते हैं और वो परवड़ता नहीं है. ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो हमें क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा? P एलिमिनेट करना पड़ेगा, पैंट्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा. कैसे? We will multiply by 6. So 6J - 6P. राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है. कर लो मल्टीप्लाई. यू विल गेट द आंसर एज 51,000. ओके, नाउ देखो सिंबल अलग है, प्लस माइनस है. सब्ट्रैक्शन मत करना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो. पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा. 7J + 6J इट विल बी 13J. इन दोनों को ऐड कर दो तो 0 0 तो ये ऐसे ही रहेंगे. 5 and 1 6, 3 and 5 8, 2 विल बी एज इट इज. चलो J का मार्क प्राइस ऑफ जैकेट हमने J अज्यूम किया था.
13 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो एंड दैट्स इट, कैलकुलेट कर दो, आपको जैकेट का मार्क प्राइस मिल जाएगा। 13 2s are 26, दो रिमेनिंग, 13 2s are 26, remaining zeros will be as it is. So what will be the mark price of jacket? It will be 22,000 rupees. ठीक है? So I hope the concept of mark price, cost price, selling price brief में बताया दो, but I hope this is clear to you. I request again and again everyone to please have a note of this formula. This is very important. And do remember one thing, always discount किसके ऊपर रहता है? Marked price के ऊपर रहता है। कभी भी डिस्काउंट सीपीएसपी के ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है? सीपी कौन पे करता है रे? ओनर पे करता है। अगर एग्जाम में याद नहीं आ रहा कि सीपी कौन पे करता है, इमीडिएटली ये सिनारियो याद करो। दिस इज कस्टम, दिस इज ओनर सेल्स टू कस्टमर, राइट? एंड ओनर को भी किसी ना किसी को कुछ प्राइस पे करना पड़ता है। ओनर कहाँ से परचेस करता है? कंपनी या डीलर से परचेस करता है, तो उसको भी कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। All right, so this was a very important question and I think it is clear to everyone. Yeah, let us quickly move towards next question. Now what is given over here? Yeah, again depreciation का question है, बार बार आ रहा है, मतलब सच में इसका कुछ ना कुछ importance रहेगा। Okay, so चलिए check करते हैं। The value of scooter depreciates in such a way that its value at the end of each year is 7/8 of its value at the beginning of the same year. If the initial value of the scooter is given as rupees 59,904, what is its value at the end of 3 years? Again, do remember one thing, किसी ने भी पहले साल के बाद का, दूसरे साल के बाद का वैल्यू नहीं पूछा है, तो आपको क्या करना है? सीधा सीधा डायरेक्टली एट द एंड ऑफ 3 इयर्स का ही कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? देखो 59,904 इंटू 7/8 इंटू 7/8 इंटू 7/8, राइट? चलिए डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है, तो 8 से डिवाइड करना शुरू कर दो। नाउ हाउ टू चेक वेदर एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट? लेट द नंबर बी ऑफ एनी डिजिट, 10 डिजिट का रहे, 12 डिजिट का रहे, कितने भी डिजिट का रहे, तो चेक कैसे करना है रे कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं? तो आपको उसके बस आखिरी 3 डिजिट चेक करने हैं। देखो लेटेस्ट टेक यही नंबर, यही लेते हैं 904। वेदर इट इज डिविजिबल बाय 8 कैसे चेक करेंगे? डिवाइड करके देखो ना, 8 1s are 8, 1 रिमेनिंग 10, फिर से 8 1s are 8, 2 रिमेनिंग, 8 3s are 24। इज दिस कंप्लीटली डिविजिबल? बिल्कुल। तो आखिरी के 3 डिजिट अगर डिविजिबल है, यस वी कैन से दैट द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो चलिए डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। 8 7s are 56, 3 रिमेनिंग, 8 5s are 40। अच्छा नहीं, 8 5 से नहीं होगा, 8 4s are 32, 32 plus 7 39 होता है 70, then 8 8s are 64, 6 remaining, again 8 8s are 64। फिर से इसको 8 से डिवाइड करते हैं, of course that is divisible because 488 is divisible by 8। तो चलिए डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 8 9s are 72, कितना बचता है यहाँ पे? 2 बचता है, 28। 8 3s are 24, 4 remaining, 8 6 are 48। फिर से 936 को भी डिवाइड करके देखते हैं। चलो 8 1s are 8, 1 remaining 13, again 8 1s are 8, 5 remaining and 8 7s are 56। So 117 रेड्यूस होके यहाँ पे आया है, डिनोमिनेटर पूरा एलिमिनेट हो चुका है। 7 into 7 into 7, 7 का क्यूब कितना है रे? It will be what? 343। 1 to 10 के क्यूब आपको याद होने ही चाहिए। अगर 1 to 20 के कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है? यस, तो 117 into what? 343। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लेट अस ब्रेक दिस नंबर। 117 को हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके क्या लिखेंगे रे उसको? 100 plus 10 plus 7 and we will multiply this whole number by 343। आपको रूल पता है, ब्रैकेट के अंदर जब भी कोई नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, हमें इंडिविजुअल से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 343 into 100 कुछ नहीं, बस 2 zeros आपको यहाँ पे पुट करने हैं, राइट? 343 into 10 आपको 1 0 यहाँ पे पुट करना है, राइट? 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3s are 21, कैरी 2, 7 4s are 28, 28 and 2 कितना होता है? 30 होता है, कैरी 3,
अगेन 7 3s are 21, 21 and 3 कितना होता है रे 24. So just add these values. This is 1, this is 3, 4 and 4 8, 8 and 3 11, carry 1, 4 and 1 5, 5 and 3 8, 8 and 2 10. This is again carry 1, 3 and 1 4. So at the final 3 साल के बाद जब वो इस रेट से डिप्रिशिएट होता है तो स्कूटर का वैल्यू कितना बन जाता है 40,131 rupees. Just I am showing this question to show you the calculation part, जहां पे आप आपका बहुत समय बर्बाद करते हो. ठीक है. So instead of using the traditional method, please try to use the split method. नंबर को ब्रेक करो, मल्टीप्लाई करो. और एक फॉर्मूला हमेशा याद रखो, a into the bracket b plus c. ठीक है. कैसे सॉल्व करोगे रे आप इसको? यू हैव टू मल्टीप्लाई a and b प्लस यू हैव टू मल्टीप्लाई a and c. समटाइम्स यहाँ पे माइनस भी रह सकता है, राइट? माइनस रहेगा तो आप क्या करोगे? रिजल्ट को माइनस करना है. अच्छा, यहाँ पे b और c रह सकते हैं क्या? नहीं. b c d 3 भी वेरिएबल रह सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया. तो क्या किया हमने? लेट अस से a का वैल्यू है 343. सो a इंटू बी, a into C, A into D. Add कर दो रिजल्ट को. The final answer will be what? 40131. The calculation part is very important where you spend a lot of time in calculation. एग्जाम में ये बहुत बार होता है. ठीक है. क्वेश्चन सॉल्व करना तो सभी को आता है रे, बट जो कम समय में सॉल्व करता है वो बाजी मार जाता है. समझ में आ रही है बात? इसलिए कभी कभी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है. यस. चलिए अभी देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है. Initially, when Sona and Tina left for a shopping expedition, Sona had 3 times the money than Tina had. They bought things amounting to rupees 480 altogether, out of which Tina's share was 65%. At the end of shopping, Sona was left with 4 times the amount that Tina had. What was the amount? What was the amount with Tina at the beginning? Tina के पास beginning में कितना अमाउंट था? द क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. बस क्या दिया गया है? देयर आर मल्टीपल कंडीशंस गिवन. इसके ऊपर वो बेस्ड है, उसके ऊपर ये बेस्ड है, इसलिए वो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. देन हाउ टू डील विद सच अ टाइप ऑफ क्वेश्चन? एक एक कंडीशन पढ़ लो, लिखना शुरू कर दो. अरे पहले पेन उठा के लिखना तो शुरू कर दो. क्वेश्चन पढ़ के ही क्यों ऐसा बोल रहे हो कि नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता, राइट? कोशिश तो करो यार. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. देखो यहाँ पे क्या दिया गया है? अभी सोना है और टीना है, राइट? What was the initial condition given when Sona and Tina left for a shopping expedition? Sona had 3 times the money than Tina had. But do we know what amount Tina had? पता है क्या हमें? अरे कैसे पता चलेगा? आप लोग भी ना. देखो तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं, लेट अस से टीना के पास x रुपीस है, राइट? तो सोना के पास कितना होगा रे? 3 times the money than Tina had. तो सोना के पास it will be what? 3x rupees, राइट? चलिए अब देखो सेकेंड कंडीशन में क्या दिया गया है? They bought things amounting to rupees 480 altogether. दोनों का मिलके कितना शॉपिंग हुआ है? 480 का शॉपिंग हुआ है. सिर्फ लग रहा है ना ऐसा कम अमाउंट है. कोई बात नहीं, चलो जाने दो. कम होगा उनके पास इसलिए उतना ही लिया होगा. यस, 480 रुपीज का उन्होंने परचेस किया है, आउट ऑफ विच टीना का शेयर कितना था? 65%. तो टीना ने एग्जैक्टली कितना अमाउंट खर्चा किया होगा ये निकालने के लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा रे? 480 का 65% कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो दिस 0 0 गेट कैंसिल. 5 से डिवाइड करते हैं. 5 2s are 10, 5 1s are 5, 1 remaining, 5 3s are 15. 48 डिवाइडेड बाय 2, 24 का डबल कितना आता है? 48. तो 24 into 13 कितना आता है आंसर? 312. तो टीना ने कितना अमाउंट खर्च किया है रे? ऑल टुगेदर उसने ऑल टुगेदर 480 किया था, उसमें टीना का शेयर था 65%. कैलकुलेट कर लिया तो टीना ने कितना शेयर किया है, कितना खर्चा किया है? 312 रुपए खर्च किए हैं, राइट? तो डेफिनेटली अगर 312 रुपए टीना का पार्ट था तो बचा हुआ किसका था? सोना का था. सो 480 में से 312 माइनस कर दो. द आंसर विल बी व्हाट? 168. ये अमाउंट किसने खर्चा किया है? सोना ने खर्च किया है. अब देखो एंड का सिनारियो बोला है उन्होंने. क्या सिनारियो बोला है?
Sona was left with the 4 times the amount that Tina had. यहाँ पे लिखती हूँ सोना के पास कितना बचा है 4 times of टीना. चलो अभी इंडिविजुअल इन पर्सन के पास कितना बचा होगा. अभी देखो टीना के पास ये जो अमाउंट ये दोनों का जो मिला है वो इट वाज इनिशियल अमाउंट राइट. अभी एंड का कैलकुलेट करना है. इनिशियली लेट अस से टीना हैड यक्स खर्चा कितना किया है 312. तो कैन वी से सॉरी यहाँ पे अच्छा पहले सोना का आया है ठीक है कोई बात नहीं शायद इफेक्ट चेंज हुआ है. यस चलिए इनिशियली सोना के पास कितना अमाउंट था 3x रुपीज. खर्च कितने किए हैं उसने 168. तो व्हाट शी लेफ्ट विथ 3x minus 168. Initially Tina had x rupees. She spent 312 rupees. So how much amount did she have now? X minus 312. And what is the relation given to us? Sona had the 4 times amount Tina had. So this is Sona's amount and this is Tina's amount. So which is 4 times Tina's. So simply Tina के शेयर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो. One unknown, one equation. X का वैल्यू and I am sure आप ये कर ही सकते हो. So 3x minus 168 which is equal to 4x minus 1248. Shift this 3x over here. Shift this 1248 over here. तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा रे 1248 minus 168. Now हाउ टू परफॉर्म दिस सब्ट्रैक्शन. मैम ये भी कोई बात हुई आप सब्ट्रैक्शन बताना चाह रहे हो हमें तो आता है सब्ट्रैक्शन. एक बार देख लो दो तरीके मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. देखो 1248 minus 168 ठीक है. चलो सबसे पहले 8 minus 8 0 ये तो सभी को आता है राइट. ना 4 6 यहाँ पे है 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होता. यूजुअली आप क्या करते हो बोरो लेते हो. देखो यहाँ पे क्या है 24. 24 में से 16 एलिमिनेट कर सकते हो क्या रे आप. बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हो. कितना बचता है 8 बचता है. बट हम यहाँ पे सिर्फ 8 लिख सकते हैं क्या नहीं यहाँ पे 0 भी लिखना पड़ेगा. 1 will be as it is. That's it. हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन 1248 minus 168. ठीक है. दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं देखो this 168 is near to 200. थोड़ा सा दूर है बट हाँ approximately what we will do सीधा सीधा इस 1248 में से 200 रुपए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है 200 सब्ट्रैक्ट कर दो. व्हाट विल बी द आंसर. दिस इज 4 8 2 and 2 0 and this is 1. बट इज दिस आवर एक्चुअल आंसर. नो हमने थोड़ा सा ज्यादा ही सब्ट्रैक्ट किया था. कितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट किया था रे देखो 68. सबसे पहले तो जो नियरेस्ट है उसको ऐड करेंगे. 68 plus 2 2 ऐड कर दो. इट विल बी व्हाट 1050 राइट. 70 to 200 70 to 100 कितना हुआ 30. 1050 plus 30 कितना हो गया 1080. That's it. The final sorry initially what was the amount Tina had. Initially the Tina had rupees 1080. तो अगेन द क्वेश्चन वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. कंडीशन पे कंडीशन दिए गए हैं. 2-3 कंडीशन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज ओनली फॉर कैलकुलेशन. So I hope this basic question is clear to everyone. Please क्वेश्चन से डरना मत. एटलीस्ट आप लिखना तो शुरू कर दो. आपको हिंट मिलना शुरू हो जाएगा. ठीक है. यस डर के मैं बाद में करूंगा सॉल्व नहीं करूंगा. प्लीज डोंट डू दिस स्टार्ट. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट्स से डिपेंड्स ऑन एवरेज है ये क्वेश्चन. तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं. इन अ वीक इन जुलाई the average daily temperature of Monday to Wednesday was 27 degrees and of Tuesday to Thursday it was 24 degrees. If the temperature on Thursday was 2/3 of the temperature on Monday, what was the temperature on Thursday in degrees? Assume that the temperature remained constant throughout any given day. मतलब जो उन्होंने डेटा दिया है कैसे अज्यूम किया है कि हाँ दिन भर जो टेम्परेचर दिया था वो कांस्टेंट था. लेटेस्ट से कभी 24 डिग्रीज होगा कभी 30 डिग्रीज होगा. सो इट वाज जस्ट अ कांस्टेंट. फ्लक्चुएशन उसमें नहीं है. अभी देखो कंडीशंस हम पढ़ने वाले हैं. लेट अस रीड. बिफोर रीडिंग द कंडीशन यू मस्ट नो द फॉर्मूला फॉर एवरेज. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज. एवरेज का फॉर्मूला है एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशंस. राइट. कल भी हमने ये देखा था राइट. आज भी हम इसको रिपीट कर रहे हैं. Average is equal to sum divided by observation. Now look at this. In a week in July
द एवरेज डेली टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेनेसडे, कितने दिन का टेम्परेचर है रे? 3 दिन का. सो व्हाट विल बी माय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस? इट विल बी 3. and what was the average temperature on that particular days? It was 27 degrees, right? Can we calculate sum over here? Can we? Definitely. कैसे calculate करेंगे रे? 27 and 3 को multiply करना पड़ेगा, हमें sum मिल जाएगा. किस किस days का? तो देखो यहाँ पे Monday, Tuesday, Wednesday. What was the summation of temperature? It was 81. बट हाँ, यहाँ पे हम ये जज नहीं कर पाएंगे कि मंडे का टेम्परेचर एग्जैक्टली कितना है, ट्यूसडे का कितना है, वेडनेसडे का कितना है, राइट? ये हम इजीली जज नहीं कर सकते थे. ठीक है, अभी देखो दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है, मुझे और 3 दिन दिए गए हैं. एंड दैट ऑफ ट्यूसडे टू थर्सडे इट वाज 24 डिग्रीज, राइट? फिर से 3 दिन दिए गए हैं, 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगे. And what was the average? It was 24. तो summation क्या होगा रे उन 3 दिनों का? Tuesday plus Wednesday plus Thursday, it will be what? 72 degrees. सभी टेम्परेचर हमें डिग्रीज में ही कंसिडर करना है. अभी अगर फिर से आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फिर से आपको यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन मिले हैं, बट यहाँ पे हर बार प्लस सिंबल है. अब हमें कुछ एलिमिनेट करना है. क्या एलिमिनेट करना है? देखो मुझे दिख रहा है ट्यूसडे ट्यूसडे सेम है, वेडनेसडे वेडनेसडे सेम है. अगर सिंबल चेंज हो जाएगा तो कैन वी एलिमिनेट? डेफिनेटली. तो इस बार हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं सिंबल्स चेंज हो जाते हैं. माइनस 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 अगेन राइट हैंड साइड में भी चेंज करना पड़ेगा, राइट? सो पॉजिटिव ट्यूसडे नेगेटिव ट्यूसडे एलिमिनेटेड, वेडनेसडे पॉजिटिव नेगेटिव एलिमिनेटेड. व्हाट ऑल रिमेन्स विथ यू? मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 9. ठीक है, यहां तक मिल गया. अभी आगे हमें क्या पूछा है? लेट अस चेक द कंडीशन. इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज 2/3 द टेम्परेचर ऑन मंडे. क्या कंडीशन दिया गया रे? थर्सडे का टेम्परेचर जो है वो मंडे के टेम्परेचर से क्या था? इट वाज 2/3. नाउ इफ यू कुड सी हियर, कैन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थर्सडे हियर? कर सकते हो ना? यस. मंडे माइनस 2/3 ऑफ मंडे इट विल बी 9. इक्वेशन सॉल्व करो, मंडे का टेम्परेचर मिल जाएगा. पूछा किसने है? नहीं पूछा है क्वेश्चन में. क्या पूछा है? देखो क्या निकालना है हमें? व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन थर्सडे. अरे अगर इसको ही आप रिप्लेस कर रहे हो तो क्या फायदा है? एक स्टेप आपको एडिशनल करना पड़ेगा. तो बेटर है यहीं पे हम शिफ्ट कर देंगे. इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग फॉर थर्सडे वी विल सब्स्टिट्यूट फॉर मंडे. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चेंज? मंडे के लिए हम क्या करेंगे? जस्ट इस 3/2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो. So Monday will be 3/2 of Thursday, right? Monday को क्यों रिप्लेस करना है? क्योंकि I want to calculate the value of Thursday. So you have to keep this intact, right? चलो 3/2 of Thursday minus Thursday is equal to 9. Let us solve this. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो. 3 minus 2, 3 minus 2 1, 1 divided by 2, Thursday by 2 is equal to 9. तो Thursday का कितना आएगा रे? 80 डिग्री. पहले अगर आप मंडे का कैलकुलेट करते तो फिर से आपको इस इक्वेशन को यूटिलाइज करना पड़ता टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थर्सडे, एंड इट विल डेफिनेटली टेक योर 10 to 15 seconds, which I do not want to do. ठीक है, एक एक सेकंड भी एग्जाम में बहुत मैटर करता है, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस कर पा रहे हो. ठीक है, पहले तो यहाँ पे टारगेट लिख के रखो. आपको क्या फाइंड करना है? थर्सडे का टेम्परेचर फाइंड करना है, राइट? एक बार टारगेट फिक्स हो गया, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. यही फिक्स नहीं, आपको यही पता नहीं एग्जैक्टली क्या कैलकुलेट करना है, तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देखो अभी क्या दिया है. ऑन अ सर्टेन असेंबली लाइन द रिजेक्शन रेट ऑफ Hyundai i10's प्रोडक्शन वाज 4%. For Hyundai i20's production, it was 8%, and for the two cars combined, it was 7%. So, what was the ratio of Hyundai's i20 production to Hyundai's i10 production? Simply यहाँ पे rule of alligation apply करो. क्या है rule of alligation? देखो यहाँ पे एक कार i10, इसका प्रोडक्शन परसेंट कितना है रे? 4% है. रिजेक्शन रेट जो भी दिया गया है इसका. i20 का कितना है रे? इट विल बी व्हाट? 8%. और दोनों का कंबाइन होके क्या दिया गया है? 7%. देखो एलिगेशन रूल, देखो लुक हियर फॉर अ मोमेंट, आई विल क्विकली टेल यू व्हाट इज दिस एलिगेशन रूल. चीपर प्राइस रहेगा आपके पास और दूसरा डियरर प्राइस रहेगा. ठीक है,
चीपर क्वांटिटी रहेगा, डियरर क्वांटिटी रहेगा. चीपर मतलब सस्ता, डियरर मतलब महंगा. राइट, whenever you are having these two quantities and you are mixing these two quantities, मोस्टली ये ग्रेन्स के साथ होता है, पल्सेस के साथ होता है. राइट, कि एक वैरायटी ऑफ व्हीट लिया है, दूसरी वैरायटी के साथ मिक्स किया गया है जिसका प्राइस थोड़ा चीपर है. राइट, दाल के वैरायटी लिए गए हैं, टी पाउडर की वैरायटीज लिए गए हैं. सो लाइकवाइज दिस हैपेंस. राइट, और यहाँ पे आपको जब भी मिलता है एवरेज वैल्यू मिलता है, मीन वैल्यू मिलता है. एंड ये जो एवरेज प्राइस है डियरर प्राइस से छोटा रहता है, चीपर प्राइस से बड़ा रहता है. राइट, सो हाउ टू कैलकुलेट दिस प्रपोर्शन? चीपर का कैसे कैलकुलेट करेंगे? डियरर माइनस एवरेज. नाउ लुक हियर, दिस इज अ चीपर वन, दिस इज अ डियरर. परसेंटेज है, कोई बात नहीं, देख लो ना. कंपैरेटिवली दिस इज चीपर, कंपैरेटिवली दिस इज डियरर. राइट, और यहाँ पे देखो दोनों का मीन वैल्यू. राइट, ये इससे छोटा है, ये इससे लार्जर रहेगा, बड़ा रहेगा ऑलवेज. तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे रे? 8 माइनस 7 कर लो, चीपर का वैल्यू मिल जाएगा आपको 1. राइट, यहाँ का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? एलिगेशन रूल अप्लाई करने के बाद 7 माइनस 4 दैट इज नथिंग बट 3. सो I10 to I20 क्या रेशो मिला है आपको? 1:3 का रेशो मिला है. ठीक है, वही हमें पूछा है, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ Hyundai i20 प्रोडक्शन टू Hyundai's i10 प्रोडक्शन. अरे वाह, कितना इतना सिंपल है, बस इतना सा है. आंसर आ गया 1:3, टिक कर दिया, गलत हो गया. क्यों? क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा. पढ़ो एक बार ठीक से, देखो क्या दिया है. व्हाट वाज द रेशियो ऑफ I20 to I10. अरे ये I10 to I20 का रेशियो आया है, हमें क्या निकालना है? I20 to I10 का निकालना है. तो इसको रिवर्स कर दो, द आंसर विल बी 3:1. आंसर ऑप्शन में दोनों भी रहता है, 1:3, 3:1, क्योंकि वे जानते हैं आप कहाँ पे गड़बड़ी करते हो. राइट, इसलिए क्वेश्चन ठीक से पढ़ना. I20 to I10 का रेशियो निकालना है एंड आंसर इज 3:1, नॉट 1:3. यहाँ पे आपके मार्क्स कम होते हैं. आपको लगता है मैंने तो सॉल्व किया था, डेफिनेटली आपने सॉल्व किया था, बट क्वेश्चन भी ठीक से पढ़ा करो, वो आप ही का ड्यूटी है. ओके, यस, चलिए. सो व्हेनेवर यू सी वन चीपर क्वांटिटी, व्हेनेवर यू सी वन डियरर क्वांटिटी, एंड यहाँ पे मीन प्राइस दिख रहा है, सीधा सीधा एलिगेशन का रूल अप्लाई आपको करना है. एंड ये जो प्राइस है कभी भी इससे कम नहीं होगा. 4 से ये प्राइस कभी कम नहीं होगा, 8 से ये प्राइस कभी ज्यादा नहीं होगा. It should be strictly between the 4 and 8. It should be strictly between the interval cheaper and dearer. इसी इंटरवल के बीच में होना चाहिए. This is very important. Okay? Yeah. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Yes. What is given over here? फिर से एवरेज टेम्परेचर का एक क्वेश्चन आ रहा है. Now, what is given over here? The average temperature of May, July and August, it was 31 degrees. The average temperature of July, August and October, it was 30 degrees. If the temperature of May was 30 degrees, find the temperature of October in degrees. Okay? So देखो अभी यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, मई, जुलाई, अगस्त. भले ही बीच वाले नंबर्स कैंसिल कर दिए गए हो, बीच वाले मंथ्स इग्नोर किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट, ऑलवेज यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, average is equal to sum divided by observation. Okay? Yes. चलिए अभी मई, जुलाई, अगस्त क्या दिया है रे? एवरेज टेम्परेचर 31. कैन वी कैलकुलेट सम? डेफिनेटली. कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो मई प्लस जुलाई प्लस अगस्त, द एवरेज इज 31, क्वांटिटी इज 3. जस्ट मल्टीप्लाई कर लो इन दो वैल्यूज को, इट विल बी व्हाट? 31 into 3, that is nothing but 93. The average temperature of July, August and October, it was 30 degrees. Again, 3 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं आपको, 3 मंथ्स. फिर से इसका समेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रे? 30 into 3, that is nothing but 90. जुलाई प्लस अगस्त प्लस अक्टूबर, क्या आएगा इसका समेशन? 90 आएगा. फिर से हमें देखो क्या मिल गया है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गए हैं. हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. कैसे एलिमिनेट करेंगे? जस्ट चेंज द सिंबल, यू हैव टू सबट्रैक्ट द सेकंड इक्वेशन. माइनस माइनस माइनस, राइट हैंड साइड में भी माइनस हो जाएगा. ठीक है, जुलाई विल गेट कैंसल,
अगस्त विल गेट कैंसिल, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है. नाउ मे माइनस अक्टूबर gives you the value of 3. Now what we have to calculate, look here, if the temperature of May was 30 degrees, find the temperature of October. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे 30 लिख दो, माइनस अक्टूबर इज इक्वल टू 3 को शिफ्ट कर दो यहाँ पे, इट विल बी नेगेटिव. अक्टूबर को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, इट विल बी पॉजिटिव. तो अक्टूबर का टेम्परेचर कितना था रे? इट वाज 27 डिग्रीज. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कैलकुलेट द समेशन. ठीक है, सीधा सीधा. गलती से क्या होता है कभी कभी, सी दिस हैपेंस अनकॉन्शियसली, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस मल्टीप्लीकेशन वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे 31 या 30 ऐसे ऑब्जर्वेशन लिए जाते. दिस पार्ट इंडिकेट्स एवरेज, दिस डजंट इंडिकेट समेशन. यहाँ पे समेशन ले रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी समेशन चाहिए ना, बैलेंस होना चाहिए इक्वेशन. कभी भी एक जगह पे ये कर रहे हो, दूसरी जगह पे ये कर रहे हो, चलेगा क्या? कल भी एक एग्जांपल दिया था, टेम्परेचर का रेशो और रेनफॉल का रेशो लिया जा सकता है क्या? कभी नहीं लिया जा सकता. टेम्परेचर, रेनफॉल डेफिनेटली लिया जा सकता है. यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में अगर समेशन आप डिमांड कर रहे हो तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? समेशन होना है. दिस हैपेंस अनकॉन्शियसली, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू व्हाट? सम बाय ऑब्जर्वेशन. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ लुक हियर, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 numbers is 147. If the mean of first 2 numbers is 141, what is the third number? Very simple question. Now what is average formula? Average is equal to sum divided by number. Arithmetic mean मतलब क्या होता है? कोई बड़ी बात नहीं, it is nothing but the average itself. 3 नंबर का एवरेज कितना है? It is 147. Right? Can we calculate the sum of those 3 numbers? Definitely. Let us assume those 3 numbers as A, B and C. So A plus B plus C by 3 is nothing but 147. So what will be the summation? A plus B plus C, 147 को 3 से multiply कर दो. The answer will be what? 441. Now, what is the next condition given? If the mean of first 2 numbers is 141. Among these 3 number, पहले 2 number का mean कितना है? 141. Can we calculate summation of those 2 numbers? Definitely. फॉर्मूला में पुट कर दो, a plus b by 2 is equal to 141. So what will be the summation of a and b? It will be 282. Right? Now a and b की वैल्यू हमें मिल गई. यहाँ पे a, b and c की वैल्यू हमें पता है. Can we put this a and b in the first equation? Definitely. तो देखो यहाँ पे 282 plus c gives you 441. Subtraction करो, c is equal to 441 minus 282. इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे रे? 300 के नजदीक है, सीधा सीधा 300 सब्ट्रैक्ट कर दो. 441 minus 300. राइट? कैन यू डू दिस ओरली इजीली? डेफिनेटली. 4 minus 3 कितना आता है? 141. बट वाज दिस एक्चुअल सब्ट्रैक्शन? नहीं, हमने कुछ ज्यादा ही सब्ट्रैक्ट किया है. कितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट किया है? देखो 282, 8 एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट किए हैं हमने. 282 plus 8 290 प्लस 10 और एक्स्ट्रा हमने सब्ट्रैक्ट किए हैं. तो 10 plus 8 18, 18 plus 1 19, 9 plus 1 plus 4 it will be 5. So what will be the answer? The answer will be 159. We spent lot of our time in calculation and that's why time management हमारा नहीं हो पाता है. तो please always try to increase your skills of calculation. कि मैं इसमें क्या आसानी से कर सकता हूँ. देखो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें कैलकुलेटिव पार्ट होता है, आई एक्सेप्ट, जरूर होता है डेफिनेटली. बट ऐसे कितने क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में? 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस आएगा तो कितने रहेंगे? चलो 5 क्वेश्चन है अज्यूम करेंगे हम. बट ऐसा कोई भी कैलकुलेशन नहीं है कि जो आप इजीली नहीं कर सकते. ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू फोकस कि मैं इस क्वेश्चन में क्या अलग कर सकता हूँ. और ये कब करना है? एग्जाम में नहीं. यू हैव टू डू व्हाइल प्रैक्टिसिंग. आज रफ शीट इतना इस्तेमाल करो कि एग्जाम में रफ शीट इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े. इतना आपका प्रैक्टिस होना चाहिए. ओरली कैलकुलेशन होने चाहिए, माइंड में कैलकुलेशन होने चाहिए. और उसके लिए आपको क्या जरूरी है? टेबल्स याद होना जरूरी है फ्रॉम 1 to 30. स्क्वेयर्स याद होना जरूरी है अगेन फ्रॉम 1 to 30.
एंड क्यूब्स याद होना जरूरी है। फ्रॉम वेयर टू वेयर, 1 से 20 तक के कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 1 से 15 तक के तो कम से कम कर लो, ठीक है। चार्ट बना दो अपने रूम में, अपने नोटबुक पे कहीं पे भी चिपका दो एंड ट्राई टू रिसाइट इट डेली, ट्राई टू रिवाइज इट डेली, ठीक है, तभी ये हो पाएगा। टेबल, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स बहुत जरूरी है एंड साथ ही साथ 2 के पावर भी बहुत जरूरी है। 2 के पावर क्या क्या है रे? 2:1, 2:2, जो भी इनके वैल्यूज है, 2:3, 2:4, अप टू व्हाट 2:10। दिस यू मस्ट नो बाय हार्ट, ये होना ही चाहिए, ठीक है। यस, तो चलिए ये जब आप करोगे डेफिनेटली आपका कैलकुलेशन का पार्ट बहुत। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आया है, देखो। The value of a scooter depreciates in such a way that its value at the end of each year is 3/4 of its value at the beginning of same year. If the initial value of scooter is 40,000, what is the value at the end of 2 year? अच्छा, इस बार 2 साल के लिए ही दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? Into 3/4 into 3/4, right? चलो, 4 ones are 4, the 4 zeros will be as it is. Now 4 twos are 8, 2 remaining, 4 fives are 20, the 2 zeros will be as it is. 3 into 3 कितना होता है रे? 9. 25 nines are 225 and the final answer is 0 zeros will be as it is. The final answer is 22,500. Very simple question, side by side, very important question. Depreciation हो रहा है, reduction हो रहा है, कैसे? Initial value से 3/4 of its value हमेशा depreciate हो रहा है, ठीक है। तो दोनों भी बार 3/4 से मल्टीप्लाई कर लिया, वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। 3 साल के लिए, 4 साल के लिए भी रहेगा तो हम क्या करने वाले हैं? उसको कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है। ईशा bought 2 varieties of rice costing ₹50 per kg and ₹60 per kg each, and she mixed them in some ratio. Then she sold the mixture at ₹70 per kg, making a profit of 20%. What was the ratio of the mixture? Now don't look at this value for some time, ठीक है। अभी पहले तो ये सिनारियो हम समझ लेते हैं, हमें यहाँ पे फिर से एलिगेशन का रूल अप्लाई करना है, राइट। सो ईशा बॉट 2 वैरायटीज ऑफ राइस, एक है 50 रुपए पर केजी, दूसरा है 60 रुपए पर केजी। So isn't it a cheaper dearer combination as compared to each other? Yes, definitely. एक comparatively सस्ता है, दूसरा महंगा है। Dearer मतलब महंगा, okay? And she mixed them in some ratio. She sold the mixture at ₹70 per kg, making a profit of 20%. See, whenever such a question is given to you, हमेशा ग्रोसर जो होता है, ओनर जो होता है, वो किस पे कैलकुलेशन करता है रे? अपनी प्राइस पे कैलकुलेशन करता है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेशन करता है, ना कि सेलिंग प्राइस पे। यहाँ पे क्या दिया गया है रे? She sold the mixture at 70 per kg. So can I take this 70 over here? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? सेलिंग प्राइस यहाँ पे आएगा ही नहीं, सेलिंग प्राइस पे ऑपरेशन नहीं हो सकता। और मैंने आपको एक रूल बताया है। क्या रूल बताया है? चीपर डियरर, इसी के रेंज में मीन वैल्यू होता है। 50 से बड़ा, 60 से छोटा। जरा देख लो, अगर आप 70 यहाँ पे रखोगे तो ये दोनों से भी बड़ा है। इज दिस सेटिस्फाइंग रूल ऑफ एलिगेशन? नहीं, एलिगेशन का रूल है ये मिडल वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। सो सीपी कैलकुलेट करना है। अभी सीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे रे? वी नो द सेलिंग प्राइस। Now here comes very important formula once again. CP पे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज जब भी आप कैलकुलेट करोगे, आपको कौन सा प्राइस मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। लेट अस से प्राइस है एक आध कमोडिटी का या एक आध टी शर्ट का 1000 रुपए। हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था डिस्काउंट के केस में, राइट। नाउ 1000 रुपए में वो नहीं बेचेगा, कितने रुपए में बेचेगा? डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट वो एडिशनल चाहता है। लेट अस से उसको 100 रुपए एडिशनल चाहिए। फॉर्मूला में भी मैं बताती हूँ, बट पहले रुपीज में समझ लो। तो वो कितने रुपीज में बेचेगा रे? 1100 रुपए में बेचेगा। यहाँ पे ये 100 रुपया क्या हुआ है? उसको प्रॉफिट हुआ है। तो ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस किस पे कैलकुलेट किया जाता है? सीपी पे। थोड़ा सा समझ लो इस सिनारियो को।
आपने शॉप ओपन किया है एक, आप कुछ प्रोडक्ट रख रहे हो उसमें बेचने के लिए, आप क्या दिमाग में लाओगे रे कि हाँ ये प्रोडक्ट मैंने 100 रुपए में परचेस किया है, मुझे कितने रुपए में बेचना चाहिए, इमीडिएटली प्रॉफिट का कंडीशन आएगा। कोई भी ऐसा पर्सन होगा क्या कि जो 100 रुपए में खरीद रहा है और 50 या 60 रुपए में बेच रहा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, डेफिनेटली वो पर्सन प्रॉफिट ही चाहेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज किस पे होता है? सीपी पे, एसपी पे कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो 1000 रुपए पे अभी हमें प्रॉफिट निकालना है। लेट अस से 10% प्रॉफिट। अब देखो 10% प्रॉफिट क्या करना है हमें? 100 में ऐड करना है। कितना हो जाएगा रे? इट विल बी 110%। क्यों 110? देखो 1000 रुपए का शर्ट है, आपको 1000 रुपए वापस मिल रहे, 1000 में बेचा तो, राइट? 1000 का 100% कितना है? 1000 रुपया है। तो ये 100% आपको वापस मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। बट इन एडिशन टू दैट आपको ये 100 रुपए भी वापस मिल रहे हैं। दैट इज नथिंग बट द 10%। 100% भी मिल रहा है, एडिशन टू दैट 10% भी मिल रहा है। तो टोटल कितना रिटर्न मिल रहा है? 110% रिटर्न मिल रहा है, राइट? तो चलिए यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 11 into 1 11 and the 2 zeros will be as it is। तो कितना प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो गया रे उस शर्ट का? 1100 रुपए हो गया। ठीक है, तो चलिए अभी देखो यहाँ पे यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। सो वी नो द सेलिंग प्राइस इज 70। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला क्या है हमारा? यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख रही हूँ अगर किसी ने नहीं लिखा है तो। सीपी पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट ऑलवेज गिव मी एसपी, और परसेंटेज है इसलिए डिनोमिनेटर में क्या आता है रे? हमेशा 100 आता है। ओके, तो चलिए CP into 120/100 gives me selling price of 70 because it is given in the question that she made a profit of 20%, right? तो CP is equal to 70 into 100 को शिफ्ट कर दो न्यूमरेटर में, 120 को शिफ्ट कर दो डिनोमिनेटर में। So this 0 will get cancelled, 700 divided by 12 and इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे आंसर विल बी व्हाट? 350/6। कैसे करेंगे? 2 6 are 12, 2 3s are 6, 1 remaining 10, 2 5s are 10, 350/6। Now if you are going to calculate this, this will give you in decimal and I really hate decimal। नहीं लेना है, डेसिमल में जाना ही नहीं है, कीप इट एज इट इज। आप बोलोगे मैम फ्रैक्शन में भी तो डिफिकल्ट जाता है, नहीं जाएगा, सिनारियो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। तो चलिए देखो अभी यहाँ पे सीपी हमें मिल गया, चलो यहाँ पे मीन प्राइस हमें मिल गया, लिख दो दिस मीन प्राइस इज ऑलवेज लार्जर देन दिस एंड दिस मीन प्राइस इज ऑलवेज स्मॉलर देन दिस। तो ये वैरायटी जो है 50 रुपीज वाला कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? यहाँ पे विच इज द लार्जर वन? 60 इज द लार्जर वन, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 60 माइनस 350/6। कैसे सॉल्व करेगी इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 6 6 36, 360 माइनस 350 इट विल बी 10/6। देखो कितना सिंपल हो गया ना। हियर क्या करेंगे हम? 350 माइनस 6 इट विल बी लार्जर वन, माइनस 50 करेगी, राइट? 6 into 5 कितना होता है? 30, 300। So 350 minus 300 it will be what? 50/6। हमें क्या निकालना है? What was the ratio of the mixture? तो रेशियो में कॉमन पार्ट एलिमिनेट होता है, 6 6 will get eliminated, 0 0 will get eliminated। So what was the ratio? The ratio is nothing but 1:5। Do remember one thing in a rule of allegation: cheaper, dearer and mean। cheaper sorry MEAN, cheaper हमेशा इससे less, dearer हमेशा इससे बड़ा होता है। ये mean value it should be in between cheaper and dearer। Okay, so I hope this rule of allegation was clear to you in a good manner। Yes, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे? Raj divided 50 into 2 parts such that sum of their reciprocal is 1/12। we get the parts as। क्या किया है? राज ने 50 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कैसे? सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मस्ट बी 1 divided by 12। तो व्हाट आर दोस पार्ट्स? चलिए चेक करते हैं। लेट अस अज्यूम फर्स्ट पार्ट एज यक्स। अब अगर हमें यक्स हमने ये अज्यूम किया है तो व्हाट विल बी सेकंड पार्ट्स? हमें पता है टोटल शुड बी 50, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा रे? इट विल बी 50 माइनस यक्स।
Now what is given that the sum of their reciprocal is 1/12 और रेसिप्रोकल कैसे लिया जाता है रे, आपको 1 बाई करना पड़ता है। तो पहले पार्ट का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, दूसरे पार्ट का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 50 माइनस x और इनका समेशन क्या है रे, इट इज नथिंग बट 1/12। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 50 माइनस x प्लस x डिवाइडेड बाय x, अभी देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन होता है तो x इंटू 50 x इंटू x, तो 50x माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही एक्स स्क्वायर दिख रहा है समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है, रूट्स आपको फाइंड करने हैं। न्यूमरेटर से पॉजिटिव नेगेटिव x कैंसिल हो गया, 50 डिवाइडेड बाय 50x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 12 इंटू 5 600 विच इज इक्वल टू 1 इंटू दिस टर्म, यही टर्म आएगा 600 इज इक्वल टू 50x माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों टर्म इस तरफ शिफ्ट, क्या हो जाएगा x स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, दिस प्लस 50x माइनस व्हाट 600 विच इज इक्वल टू 0। अभी देखो 600 के हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं सच दैट द समेशन शुड बी 50 एंड दिस मल्टीप्लिकेशन शुड बी व्हाट नेगेटिव। सो कैसे बनाएंगे रे, 600 20 इंटू 30, एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है, 2 3s are 6 and this will be 0 and 20 plus 30 कितना आता है, it is 50। I guess यहाँ पे कुछ सिंबल गलत हुआ है क्या रे, is this something wrong over here, x square, yeah, if I am shifting over here this should turn in minus and this should be positive, yes I think now I am right, yes sorry, तो सिंबल यहाँ पे गलत हुआ है, x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600, क्योंकि हम ये दोनों टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सिंबल इंटरचेंज हुए हैं, चलो कोई बात नहीं। हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, वी वांट प्रोडक्ट पॉजिटिव एंड वी वांट दिस रिजल्ट टू बी नेगेटिव। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव कब मिलेगा, एक तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों फैक्टर निगेटिव होने चाहिए, एंड मुझे दोनों फैक्टर निगेटिव लेने पड़ेंगे क्योंकि ये रिजल्ट क्या है रे, इट शुड बी निगेटिव, राइट। So minus 20 minus 30 will be my factors and right hand side में जब ये shift हो जाएंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा रे, either 20 और 30। दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आती है, अगर x का वैल्यू 20 है तो सेकेंड पार्ट 50 माइनस x कितना होगा 30 होगा, अगर x का वैल्यू 30 है सेकेंड पार्ट विल बी व्हाट 20। आंसर ऑप्शन को जब आप टिक कर रहे हो प्लीज दोनों को टिक कर देना। लेट्स से ए में दिया है 20, बी में दिया है 30, तो आप किसको टिक करोगे, बोथ ए एंड बी, दोनों को भी आपको टिक करना है। थर्ड ऑप्शन डेफिनेटली ऐसा रहेगा कि बोथ ऑफ द आंसर्स, ओके यस ठीक है। चलिए वन मोर क्वेश्चन वी विल डू एंड देन वी विल स्टॉप फॉर टुडे। नाउ व्हाट इज गिवन ओवर हियर, ऑफ द फोर नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, the second is 1/3 of the third and the third is 5 times the fourth. The average of all the four numbers is 24.75. Find out the largest number. Now what is given over here, चार नंबर में से first is twice second, second is 1/3 of third, third is 5 times the fourth. चार नंबर है, देखो पहला in relation with दिया है second, second with third and third with fourth, right? Do we know anything about the fourth? नहीं पता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको assume करना पड़ेगा। Let us assume this number as x. Second, sorry, अभी देखो पढ़ते वक्त कैसे पढ़ना है, उल्टा पढ़ते आना है। Third is 5 times the fourth. हमने assume कर लिया fourth is x, तो third का वैल्यू क्या होगा रे, 5 times the fourth, that is nothing but 5x, right? What is the second? The second is 1/3 of the third. तो इसका 1/3 कैसे लेंगे, just multiply this by 1/3, so it is 5x by 3. And first is twice the second, इसका डबल, तो कितना हो जाएगा रे, it will be 10x by 3. Now हमें क्या निकालना है, तो लार्जेस्ट नंबर निकालना है। अगर आप इसकी तरफ देख रहे हो so it is really very difficult to find out the largest number, तो बेटर है हम इसको क्या करेंगे, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मुझे ये तीन को अगर एलिमिनेट करना है आई हैव टू मल्टीप्लाई बोथ दिस टर्म्स बाय 3, बट अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा, इसीलिए मुझे चारों नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
चलो मल्टीप्लाई कर लो, it will be 10x, it will be 5x, the third will be 5 into 3 15x and fourth will be 3x. And now yes, I can easily decide which is the larger number. तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 15x की वैल्यू फाइंड करनी है. ऑल राइट, यस. चलिए अब इसके लिए क्या कंडीशन दिया गया है? द एवरेज ऑफ ऑल दोज नंबर्स इज 24.75, राइट. चार नंबर है, एवरेज दिया है. कैन आई कैलकुलेट द सम ऑफ दोज फोर नंबर्स? डेफिनेटली कर सकते हैं. बट देखो अभी ये भी तो वही चार नंबर है ना, राइट. जिनका एवरेज दिया है ये भी तो वही चार नंबर है. तो लेट अस कैलकुलेट सम ऑफ दिस नंबर्स एज वेल. इसका समेशन कितना मिल गया? 33x. अब जो एवरेज का कंडीशन दिया है, देखो द एवरेज इज 24.75. यहां से भी हम सम निकाल सकते हैं उन्हीं चारों नंबर का. कैसे? तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे सम क्या मिलेगा? 99. ये सम भी उन्हीं चारों नंबर्स का है, ये सम भी उन्हीं चारों नंबर्स का है. सो कैन वी इक्वेट दिस टू? डेफिनेटली. सो 33x is equal to 99. x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3. x का वैल्यू हमें मिल गया. लार्जर नंबर निकालने को पूछा था. द लार्जर नंबर वाज 15x. 15 into 3, the answer is what? 45. समेशन का कंडीशन है, इक्वेट कर लो, you will get the final answer. Okay? Yes. चलिए तो यहाँ पे आज का सेशन हम खत्म करते हैं. I hope you all have enjoyed the session, technical as well as quantitative aptitude. Tomorrow again we are going to meet at the similar time. Okay? Yes. तो चलिए आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं. Please do ask your friends as well to join with the session. Thank you so much for this response. Thank you so much once again. Take very good care of yourself and thank you.